जब तक इंडिया के साथ आपका मॉडस मोबेंडी नहीं होगा, जब तक, सुन ले मेरी बात, जब तक आपका इंडिया पाकिस्तान का मॉडस मोबेंडी नहीं होगा, आप नेशनल सिक्योरिटी स्टेट से जियो इकोनॉमिक स्टेट नहीं बन पाएंगे। ये मेरा अफसोस है, मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको फैक्चुअल बता रहा हूँ। री एक्सपोर्ट फैसिलिटी बनने जा रहे हैं चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स के लिए। कहीं इस हवाले से ये गुफ्तगू नहीं हो रही कि जो पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर है उस पर उसका क्या असर पड़ेगा? इंडिया आपके नेक्स्ट डोर है, किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, ना चाइना से कर रहा है, ना आपसे कर रहा है, ना बांग्लादेश से कर रहा है, ना छोटा हो बड़ा हो किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, फिर भी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान जितना मर्जी जोर लगा ले, वो इंडिया की प्राइमेसी को नमस्कार दोस्तों, अब आइडेंटिटी क्राइसिस कहे या हिंदुओं से नफरत कहे, पाकिस्तान की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, या फिर अपने अतीत से पीछा छुड़ाने वाली बात कहे, उनको हर जगह पर अपनी आइडेंटिटी दिखती है। भाई वहाँ से लात मार के निकाला जाता है तो दूसरी जगह पर आइडेंटिटी ढूंढते हैं। जैसे अरब कंट्रीज में सबसे पहले आइडेंटिटी ढूंढी गई, कुछ सालों तक वो सब कुछ स्टेबल रहा, लेकिन उसके बाद उन्होंने लात मार के निकाला कि चलो भाई निकलो यहाँ से, क्योंकि अब उनको कोई पाकिस्तान की ज़रूरत बची नहीं थी। उनके बाद टर्की में उन्होंने सर्च करने की ट्राई की, उसके बाद चाइना के साथ भी रिलेट करने की कोशिश की, और चाइना के साथ चाइना के पैरों में अब भी गिरे हुए हैं। और जब उनको पता चला कि भाई अब यहाँ तो आइडेंटिटी क्राइसिस ही होगा, यहाँ पर कुछ मैच नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी उसकी गुलामी मंजूर है इनको। चाइना की गुलामी मंजूर है इंडिया से दोस्ती के बगैर। इंडिया से दोस्ती नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, जिहाद करते रहेंगे, लेकिन उसी के समय पाकिस्तान चाइना के अंदर इनको गुलामी मंजूर है। भले ही इंडिया के अंदर वो आरोप लगाते रहे ना, वो आरोप तो उनको चाइना के खिलाफ लगाना चाहिए कि भाई मुसलमानों के खिलाफ ये हो रहा है, वो हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि यही सारी सिचुएशन यहाँ पर हो रही है, और पाकिस्तान ये है ना, मतलब आपको समय के हिसाब से बदलना चाहिए, नहीं तो समय आपको बदल देता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। मार्केट करना पाकिस्तान को, कि ये बिल्कुल बात सही है कि जब तक इकोनॉमी अच्छी नहीं होती तब तक आपकी ना तो मिलिट्री चल सकती है, ना कुछ आप कर्जे लेके अपनी नेशनल सिक्योरिटी नहीं चला सकते। पाकिस्तान में जो कि एक डोमिनेंट रोल है सिक्योरिटी एजेंसी का वर्सेस एक वीक रोल है इकोनॉमी का, कि उसकी वजह यह है कि जो स्ट्रक्चरल ग्राउंड रियलिटीज हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट, कि आपके अंदर इन्वेस्टमेंट उस वक्त आएगी जब आपके अपने अंदर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो। वो इतना पैथेटिक सिस्टम आपका है कि आपके मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है ही नहीं। आप किसी इकोनॉमी से बात करें, वो इन्वेस्टमेंट वाला वैसे चकरा जाता है इन मुल्कों में आने के लिए। इंडिया आपके नेक्स्ट डोर है, किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, ना चाइना से कर रहा है, ना आपसे कर रहा है, ना बांग्लादेश से कर रहा है, ना छोटा हो बड़ा हो किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, फिर भी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है। आपके 750 माइल्स तकरीबन आपका लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर है, जहां पर आपके फोर्सेस परपेचुअली डिप्लॉयड है। अगर आप हकीकत देखें तो सिर्फ ईरान का बॉर्डर है जो कंटेस्टेड नहीं है, या चले जो रेड क्लिफ लाइन है, ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर कंटेस्टेड नहीं है। चाइना पाकिस्तान का बॉर्डर भी आप कंटेस्ट नहीं करें, लेकिन इंडिया कंटेस्ट कर रहा है उसको। देखें ना, ये है ना, तो आप जब कंटेस्टेड बॉर्डर के अंदर पैदा हुए हैं, अभी तो ईस्ट पाकिस्तान को आप छोड़ दें, वो तो चला गया ना। मैं तो सिर्फ वेस्ट की बात कर रहा हूँ, जो अब प्रेजेंट पाकिस्तान है। ये आपका शुरू से एक नाइटमेयर रहा है, आपका नाइटमेयर रहा है। और ये हकीकत है कि आपके अक्रॉस द बॉर्डर 2/3 ऑफ इंडियन आर्मी आप पर पोस्टर करके प्रेशर डाला हुआ है उसने। पूरे वेस्टर्न इंडियन कमांड आपके ऊपर चढ़ी हुई है, उनकी आप गैरिजन्स देखें, आपके बॉर्डर के अक्रॉस है। लाहौर आपके बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है। ये जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर रियलिटीज है, एक तरफ आप बात तो कर रहे हैं पिवट है, हब है, फला है, ये भी तो आपकी वल्नरेबिलिटीज है। आखिर जो इन्वेस्ट करके सीपैक आपके अंदर ला रहा है, एग्जांपल दे रहा हूँ, या कोई और इन्वेस्ट कर रहा है, वो ये भी तो देख रहा है कि आपका इंडिया के साथ इतना बड़ा प्रॉब्लम है जिसके साथ किसी भी वक्त वॉर हो सकती है। व्हाई द हेल आई शुड इन्वेस्ट ट्रिलियंस और बिलियंस इन अ कंट्री लाइक दैट। अब देखिए, मैं बात खुल के करूंगा तो लोग बुरा लगेगा। आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे किसी पोजीशन पे तो आपकी सिक्योरिटी कम होगी ना। अगर आप लड़े रहेंगे तो नहीं होगी ना। आपके लिए प्रॉब्लम यह है कि या तो आप सकम कर जाएं, यू एक्वीज टू इंडियाज डिमांड, देन यू कैन ओपन अप दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वो आप नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया की डिमांड बहुत ज्यादा सख्त है। जो सिक्योरिटी पैराडाइम की कॉम्प्रोमाइज की एक लिमिट होती है, बियॉन्ड दैट लिमिट आप नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकता, कोई कंट्री नहीं कर सकता। वहां जो आपकी कॉम्प्रोमाइज जो थ्रेशोल्ड है, वो इतना मुश्किल थ्रेशोल्ड है आपका कॉम्प्रोमाइज का, जो कि आपके एनिमी आपको कॉम्प्रोमाइज करने नहीं देता। जब तक इंडिया के साथ आपका मॉडस मोबेंडी नहीं होगा,
जब तक, सुन ले मेरी बात, जब तक आपका इंडिया पाकिस्तान का मॉडस मोमेंडी नहीं होगा, आप नेशनल सिक्योरिटी स्टेट से जियो इकोनॉमिक स्टेट नहीं बन पाएंगे। ये मेरा अफसोस है, मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको फैक्चुअल बता रहा हूँ। हमने अपनी कभी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पर काम ही नहीं किया, क्योंकि हमारा ये ख्याल है कि हमें जो रेमिटेंसेस है वो खुद ही आ जाती हैं, इसलिए हमारा जो है वो गुजारा चल जाता है। इवन अभी जब आप एक बिजनेस हब बनने जा रहे हैं, एक री एक्सपोर्ट फैसिलिटी बनने जा रहे हैं चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स के लिए, कहीं इस हवाले से ये गुफ्तगू नहीं हो रही कि जो पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर है उस पर उसका क्या असर पड़ेगा। सो हमारी जो एक नैरो माइंडेड अप्रोच है आज के लिए जो हम जीते हैं, और उसका आज के फैसलों का आइंदा 10 साल पर क्या इम्पैक्ट होगा, वो बुनियादी तौर पर हमारा मसला पिछले सालों में भी रहा है, आज भी है, और मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए कि ऐसा लग रहा है कि आइंदा भी रहेगा। आपने ये समझा कि वो जो सिक्योरिटी का और आपकी जो जियो स्ट्रेटेजिक हैसियत है उसका फायदा आपको मिलता रहेगा। कभी आपको अमेरिका आकर इमदाद का टीका लगा देगा, कभी आपको कोई और मुल्क आकर कोई लोन दिलवा देगा, और इस तरह आपकी सांस बहाल रहेगी। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इसका नुकसान आपको जो है वो हुआ है। जो हमारे खित्ते में दूसरी ताकतें हैं उन्होंने अपने रीजनल जो उनके कॉन्फ्लिक्ट्स थे उनको भी परसू किया है, और उसके साथ साथ एक इकोनॉमिक एजेंडा भी परसू किया है। भाई देखिए, मुशर्रफ साहब जब तशरीफ लाए, उन्होंने एक पूरी इंडिया के साथ एक बड़ा अच्छा एक रिलेशन को क्रिएट कर दिया। वही मुशर्रफ साहब जिन्होंने कुछ महीने पहले अपने आने से पहले एक बहुत बड़े ब्रेक थ्रू को सैबोटेज किया था वर्चुअली। फिर आप देखिए कि जैसे कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि पाकिस्तान और इंडिया जो थे वो ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे अपने फाइनल डिसीजन पे कश्मीर के ऊपर। तो अगर इतनी चीजें हो सकती हैं और हुई हैं, और कब हुई हैं, जब मिलिट्री वाज इन कंट्रोल, तो क्यों नहीं हम इस चीज पे थोड़ा सा पुल बैक करते हैं, लेट डिप्लोमेट डिसाइड। और आपने जहां तक बात की, लेटने की बात नहीं है, बात दरअसल ये कि इंडिया का ऑब्जेक्टिव है, ये मैं कह रहा हूं कि आपको एक्वीज करे, वो आपको अकोमोडेट नहीं कर रहे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फोर्सिंग अ स्मॉलर नेबर टू एक्वीज और टू अकोमोडेट। आप एक न्यूक्लियर पावर को कह रहे हैं कि आप उसके अंदर एक्वीज करें, वो नहीं करेगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और पाकिस्तान जितना मर्जी जोर लगा ले, वो इंडिया की प्राइमेसी को रोक नहीं सकता। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड दीज टू पैरामीटर्स। इसको कैसे हमने स्क्वायर करना है कि हमारा इस कंपटीशन और इस वॉर में हमारा क्यूमुलेटिवली नुकसान है, हमारा नुकसान है, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, उसकी लोकेशन इतनी दूर है कि वो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आ सकती है, तो वो सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्टेट दोनों इक्वल बन सकता है। आप देखें ना, आप क्या प्रॉब्लम ये है कि आप कहते हो कि ये इन्वेस्टमेंट डालें तो आप इसको कॉम्प्रोमाइज कर दें। वो जो आपने बातें की है कि एक इनिशिएटिव था, वाजपेयी साहब का ग्रेट इनिशिएटिव था। मैं आपके प्रोग्राम में बात करना चाह रहा हूँ ये कि लाहौर इनिशिएटिव वाजपेयी का इनिशिएटिव था, आगरा इनिशिएटिव वाजपेयी का इनिशिएटिव था डिस्पाइट कारगिल। आप उनकी बड़ापन देखें ना, मैं तो इस बात को एग्री करना चाहिए कि उन्होंने ये किया है। उसके बाद पार्लियामेंट अटैक हुआ, एक स्टैंड ऑफ हुआ, यानी 2002 का बकायदा वो हुआ। उसके बावजूद वाजपेयी फॉर द थर्ड टाइम केम टू इस्लामाबाद इन 2004। तो आप उनको, और वो क्या कुछ नहीं हुआ, कंधार हुआ, आपको पता है, हाईजैक हुआ, कितना कुछ हुआ, लेकिन वो एक लीडर था जो डिटरमिन्ड था कि इस चीज को करें। हम इस बात को एक्नॉलेज नहीं करते कि भाई वो डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम बीजेपी ही डिड दैट। ठीक है, देखे ना, हम उसको नहीं कर पाए क्योंकि उनके यहाँ भी जो डीप स्टेट था इंडिया के अंदर वो एग्री नहीं कर पाया, वरना आगरा हो गया था। आपके यहाँ भी लाहौर के बाद जो हुआ है, आपके यहाँ भी एक डीप स्टेट काम करता है। दोनों मुल्क के अंदर दो स्ट्रेटेजिक अनक्लेव्स हैं जिनका ये इशू है कि हमने कभी हम अमेरिका को बार्टर करते हैं कि वो हमें सेवियर कर देगा, फिर हम सोचते हैं कि ये हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को, हम वही जियो पोलिटिकल रेंटिंग वाली मेंटालिटी है ना कि वो आके बचा लेगा। तो जब तक हम खुद से नहीं करेंगे, रेमिटेंसेस, अभी कोविड हो गया, रेमिटेंसेस आपको मसला पड़ गया आपकी इकोनॉमी का, आपके इस किस्म के फैक्टर पे अगर आपकी इकोनॉमी डिपेंडेंट करती रहेगी और आप अंदर से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं करेंगे, unless you address the structural problem and balance this national security and economic structure का problem, ये बातें सिर्फ सेमिनार के हद तक रहेंगी। अभी आपने जो चर्चा में सुना
यह सभी देशों के लिए प्रासंगिक है। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद पास की है। इसमें पाकिस्तान को इंतहा पसंद मुल्क करार देते हुए इस पर पाबंदियों की सिफारिश की गई है। तो पाकिस्तान को एक एक्सट्रीमिस्ट कंट्री, इंतहा पसंद मुल्क डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आप सोचें, इस वक्त इंडिया के अंदर दिवाली हो रही होगी। पाकिस्तान के जी हस्बे साबक हस्बे रवायत डिप्लोमेट्स जो थे वो सोए रहे और हमें इतला तब मिली जब वो पास होके खबर की सूरत में सामने आई। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, हिज उठा रहे हैं और हम जो हैं वो एक तमाशा बने हुए हैं और चौक में से जो भी गुजरता है वो हमारे सर के ऊपर चपत लगा जाता है। बच सकते थे इस फसाद से, लेकिन इन्होंने इस फसाद को मजीद भड़का दिया। शाबाश है इनकी नाअहली। फ्रांस के बारे में इस तरह के कमेंट्स कह रहे हैं। फ्रांस जो ऑलरेडी इंडियन कैंप में है, इंडिया से उसके मजबूत डिफेंस टाई है, हम लोग उन टाइज को इग्नोर करके हम इस किस्म की हरकतें फरमा रहे होते हैं। नमस्कार दोस्तों। अब कभी भी यूरोपियन यूनियन जो ग्रुप है यूरोपियन कंट्रीज़ का, वो कभी भी पाकिस्तान को एक आतंकवादी कंट्री घोषित कर सकते हैं। अब उसका एक सिंपल रीज़न है कि भाई जब भी कभी भी देखो किसी भी कंट्री के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। चलो ठीक है, प्रोटेस्ट हो सकते हैं डेमोक्रेटिकली, अगर आप देखो तो ये राइट्स होने भी चाहिए। लेकिन फिर होता क्या है कि वहाँ की एम्बेसी जो जिस कंट्री के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं ना, उसकी एम्बेसी भी होगी पाकिस्तान में, तो उस पर अटैक करने की ट्राई करते हैं। अब आपको याद होगा कि फ्रांस में जो एक कार्टून बना था, तो उसको लेकर फिर पाकिस्तान में हो हल्ला होना शुरू किया। फिर वो लब्बैक वाली जो पार्टी है, तहरीक लब्बैक, अब उसने यहाँ पर प्रोटेस्ट निकाला था और उसके बाद हुआ ये कि उसने यहाँ पर कंडीशन रख दी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के सामने कि भाई इनको निकालो, अदरवाइज़ हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मतलब जब इस टाइप की सिचुएशन होती है ना, तब दूसरे कंट्री सोचते हैं कि हमारी एम्बेसी भी वहाँ पर सुरक्षित नहीं है, तो फिर ऐसे कंट्री के साथ रिलेशन रखने का कोई मतलब बनता नहीं है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रांस को ही ये एक्सपीरियंस हुआ है, कई सारे कंट्रीज़ को ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद पास की है। इसमें पाकिस्तान को इंतहा पसंद मुल्क करार देते हुए इस पर पाबंदियों की सिफारिश की गई है। दो चीजें होंगी नाज़रीन, एक तो पाकिस्तान को एक एक्सट्रीमिस्ट कंट्री, इंतहा पसंद मुल्क डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आप सोचें, इस वक्त इंडिया के अंदर दिवाली हो रही होगी, शादियाने बज रहे होंगे भारत के अंदर, कि बाकी मुल्कों की तरह हमने कहा हम सिविलाइज्ड कौम तो है नहीं, हमें तो यह साबित करने के लिए कि हम कितने अच्छे आशिक रसूल हैं, कितने सच्चे आशिक रसूल हैं, हम साथ वाले हमसाए की गाड़ी को आग भी लगाएंगे, हम बेचारे किसी शख्स का किस्तों पर लिया हुआ मोटरसाइकिल उसको भी तोड़ेंगे, हम हर वो काम करेंगे जिससे हमारा नुकसान होगा और हम बताएंगे कि हम कितने सच्चे और कितने बड़े आशिक रसूल हैं। और उसका नुकसान यह होगा कि यूरोप हमें इंतहा पसंद मुल्क डिक्लेयर कर देगा। आप में से अक्सर कहेंगे सादरी साढ़े लितर नू परवाह, कहेंगे ना आप, हमें इससे क्या, हम तो भाईजान ये कर देंगे तो वो कर देंगे। भाईजान आपको परवाह नहीं होगी, उन 45% लोगों को जरूर परवाह होगी नाज़रीन, जिनका गुजर बसर जो है ना, वो उनके जो बच्चे, भाई बहन, बड़े, कोई भी शख्स जो यूरोप में बैठ के कमाई करके टैक्सी चला के पैसे वापस भेज रहा है ना, उसको फर्क पड़ेगा, आपको नहीं पड़ेगा, चूल्हा उसका बंद हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं हुआ ये है, उन्होंने लिखा ये है करारदाद में नाज़रीन, फ्रांस के नुमाइंदों ने यह कहा है कि पाकिस्तान में फ्रांस के खिलाफ इतनी नफरत है कि तशद्दुद रोकने की कोशिश करने वाले पुलिस अफसरान को फ्रांस का एजेंट कहकर कत्ल किया गया। दूसरी दलील यह दी गई, अब मैं आपको वो दलीलें बता रहा हूं जिस दलील की बुनियाद पर इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पाबंदियां आयद करने का फैसला किया है और पाकिस्तान को एक इंतहा पसंद मुल्क डिक्लेयर करने का फैसला किया है। दूसरी दलील वो ये थी कि ऐसे मुजाहिरे दुनिया के किसी और मुस्लिम मुल्क में नहीं हुए, यानी ये मुस्लिम उम्मा का मसला नहीं था, पाकिस्तान में ही इंतहा पसंदी पाई जाती है, ये वो कह रहे हैं। पाकिस्तान के जी हस्बे साबक हस्बे रवायत डिप्लोमेट्स जो थे वो सोए रहे और हमें इतला तब मिली जब वो पास होके खबर की सूरत में सामने आई। हम इस रेजोल्यूशन को पेश होने से रोक सकते थे, हुकूमत पाकिस्तान रोक सकती थी, नहीं रोका गया। अब पेश होने के बाद इसको हम जाके काउंटर कर सकता है हमारा सफारतकार, हमारा दफ्तर खारजा। दुख है कि नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन को जब PIA की फ्लाइट्स के ऊपर बैन लगाया था तो वो हमें
बोलते रहे थे। 2 दफा उन्होंने लेटर भेजा कि भाईजान ये हमने आप पे बैन लगाया, इसके खिलाफ कोई अपील करनी है तो कर लें। हमने अपील नहीं की, वो राइट भी हमने फोरगो कर दिया अपील का। अपील करके हम उनको एंगेज कर सकते थे। तो इसलिए खदशा ये है कि ये GSP प्लस के लिए भी जो है वो अपील ना की जाए। क्यों भला? तुसी मैनू गेन नहीं देंदे पे खेलन वास्ते, मुझे काम नहीं करने देते, तो मैं भी फिर अपील नहीं करता। असम्बलियां ना तोड़े, अपील से तो बैकआउट कर सकता है ना। ये है इशू असल के अंदर। जो हमारी लोकल लड़ाई है इस वक्त अपना उसकी हकूमती ग्रोहों की या हकूमती माफिया की या माफिया के अरकान की या माफिया के फ्रीकैन की आपस में, वो खुल के आलमी चौक के अंदर पहुंच गई है। और वहाँ से लोग मजाक उड़ा रहे हैं, हिज उठा रहे हैं, और हम जो हैं वो एक तमाशा बने हुए हैं, और चौक में से जो भी गुजरता है वो हमारे सर के ऊपर चपत लगा जाता है। सोचिए कि ये वो वज़ीर इमरान खान है जो कहते हैं मुझे वेस्ट की बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और ये इस किस्म के बयान दे देते हैं जिसकी हमें बाहर कीमत अदा करनी पड़ती है, पाकिस्तान को कीमत अदा करनी है। इन्होंने क्या कीमत अदा करनी है वज़ीर इमरान खान ने? इनके तो बहुत से ATM से खर्चे उठा रहे हैं जहांगीर तरीन से, पहले याशी करते किसी और से कर लेंगे, लेकिन हम गरीब मारे जाएंगे, वो मजदूर मारे जाएंगे जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। इनका क्या जाएगा? इससे पहले भी इसी किस्म के इन्होंने वो मलेशिया, ईरान और वो समिट वाली कॉन्फ्रेंस करके अरब ममालिक को नाराज कर लिया था। सऊदीया ने पैसे अपने वापस ले लिए हमसे, UAE ने हम पे हमारे पे जॉब्स की पाबंदियां लगा दी, हमारे लोगों को वहां से फायर करना शुरू कर दिया, सऊदी अरब ने पाकिस्तानी मजदूरों को निकालना शुरू कर दिया, गुर्बत तो इधर आई। इनका क्या गया? उससे पहले भी ये इसी किस्म की हरकत फरमा चुके हैं। ईरान गए तो वहां पे जाके कह दिया कि पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है। क्या है आप? आपको नहीं पता अगर फॉरेन पॉलिसी का, तो आप मुंह बंद रखिए यार। कोई इनको ट्रेन जो लोग लाए हैं वो क्या सोच के लाए हैं कि जिसको ये नहीं पता कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे इसके क्या रिप्रिकॉशंस होते हैं, जो ये मुंह खोलते हैं, जो इनको हर वक्त मुंह खोल के इनका मुंह लीक होता रहता है, कुछ ना कुछ निकलता रहता है, उसकी कीमत पाकिस्तान अदा करता है। जब भी फिर इन्होंने खड़े होकर कह दिया कि जनाब वो फ्रांस में होलोकॉस्ट का इन्होंने कंपैरिजन कर दिया। ठीक है, हम निजी महफिलों में ये कंपैरिजन कर सकते हैं, समझ आती है, लेकिन आप बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव फ्रांस के बारे में इस तरह के कमेंट्स कह रहे हैं। फ्रांस जो ऑलरेडी इंडियन कैंप में है, इंडिया से उसके मजबूत डिफेंस टाई है। जिस तरह हमारी लीडरशिप की मांगने की आदत है, अगर इंडिया से अच्छे हालात हमारे होते तो इंडिया से भी हम मांगने में कुछ शर्म महसूस ना करते। श्रीलंका को $1 अरब हिंदुस्तान देता है, बहुत बड़ी एक ह्यूज अमाउंट है सर, जिसके लिए हम इतनी एक मैं लिटरली मिन्नत कहूंगा कि हम कर रहे हैं। उन्होंने श्रीलंका को बगैर किसी ऐसी मतलब स्ट्रिक्ट कंडीशंस के, मैं कहता हूं नाउ श्रीलंका की पोजीशन ऐसी नहीं है पे बैक करने। चाइनीज बड़े कंसर्न है इस हवाले से, लेकिन उनको एक चीज का पता है चाइनीज को कि द चाइनीज डू नॉट गेट फिट इनटू नेपाल एंड श्रीलंका द वे cultural, religious, historical ties are of Indians with the Sri Lankans and with the Nepalis. नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर जिस तरीके से इंडिया ने श्रीलंका की मदद की है पिछले दिनों, जिस तरीके से इंडिया ने बांग्लादेश की, जिस तरीके से इंडिया ने अपने आसपास के जितने भी पड़ोसी कंट्रीज़ हैं उनकी जिस लेवल की मदद की है ना, पाकिस्तान को लग रहा है या फिर कमर चिमा को लग रहा है कि अगर इंडिया के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होते ना तो हम इंडिया के साथ भी मांग लेते। और ये बात बिल्कुल सच है। मान लीजिए कि इंडिया के साथ बहुत सालों पहले इंडिया के साथ रिलेशन सुधर गए होते ना, तो आज पाकिस्तान 10-15 बिलियन ले चुका होता और हमसे भी कह रहा होता कि भाई हमारा जो पेमेंट हम आपको वापस करना है ज़रा वेव ऑफ कर दो, और वेव ऑफ ना कर दो तो रिस्केड्यूल कर दो। आज अगर सुधर जाते हैं ना रिलेशन पाकिस्तान के साथ, दूसरे दिन उसका प्रधानमंत्री इंडिया में आएगा और बोलेगा भाई 1-2 बिलियन दे दो, क्योंकि इंडिया के लिए 1-2 बिलियन कुछ नहीं है। जैसे कि हमने ICC का वर्ल्ड कप होस्ट करके हम 3 बिलियन कमा लेते हैं और वहाँ पर 1 बिलियन के लिए IMF के पैरों में गिरे रहते हैं कि भाई ज़रा वो $1 बिलियन की जो किस्त है उसको रिलीज कर दो। कहने का मतलब ये है कि अच्छा ही है वैसे अगर आप देखो तो, क्योंकि अगर रिलेशन अच्छे होते तो कई सारे पाकिस्तान इंडिया में आते, न्यूसेंस फैलाते। अच्छा है, क्लीन है अभी। इसके साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है उसमें सार्क में और रीजन में वो बढ़ता जा रहा है, और अभी इंडिया जो है उसने जारी बात है जिसे वो कहते हैं ना, एक अमेरिकन एक टर्म यूज करते थे, कैरेट एंड स्टिक।
इंडिया जो है आजकल कैरेट जो है वो यूज कर रहा है फॉर श्रीलंका एंड नेपाल, और दोनों मुल्कों में पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। आपको बताऊं कि इंडिया का कितना इन्फ्लुएंस है इन्हीं सार्क ममालिक के ऊपर, तो जारी बात है पाकिस्तान स्टैंड्स नोवेयर। हम तो सिर्फ जो है ना वो उनसे अफसोस का इजहार ही कर सकते हैं कि भाई सॉरी आपके वहां पे क्या हो रहा है, बल्कि हम अब तो सिचुएशन ये है कि श्रीलंका या बाकी ममालिक हमसे अफसोस करेंगे कि आपकी हालात बड़े खराब है। खैर नहीं हो, अभी मैं बात करता हूँ कि जो जैसे आप कह लें कि जो नरेंद्र मोदी है उनकी गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस जो हैं वो देंगे दोनों ममालिक को। और ये एक अपॉर्चुनिटी है बेसिकली कि जिसे आप वो कहते हैं एक स्ट्रैटेजी होती है, जिसे कहते हैं मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी, जिसमें आप सिक्योरिटी भी देखते हैं, आप इकोनॉमी भी देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखते हैं, आप अपने पॉलिटिकल ताल्लुकात भी अच्छे करते हैं, आप हिस्ट्री को भी लेके आते हैं, और ये इस तरह की चीजें जो है वो, और जाहिर बात है ये एक जिस तरह के क्वाड का फ्रेमवर्क है उसमें भी एक मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी चलती है जिसमें आप मल्टीपल लेवल पे काम कर रहे होते हैं। तो जो नेपाली प्राइम मिनिस्टर हैं शेख बहादुर दुबा साहब, उनको जारी बात है और नरेंद्र मोदी साहब तो कहते हैं कि उनसे अच्छा दोस्त पूरी दुनिया में कहीं नहीं उनको मिलेगा। जो पता जिस तरह हमारी लीडरशिप की मांगने की आदत है, अगर इंडिया से अच्छे हालात हमारे होते तो इंडिया से भी हम मांगने में कोई शर्म महसूस ना करते, क्योंकि रिसेंटली तो पता चला था कि हमने कजाकिस्तान से भी कुछ मांग लिया है। हमारे पड़ोस में हिंदुस्तान है जिनके साथ हमारे ताल्लुकात खराब हैं, जिस तरह मुश्किल वक्त है, तो क्या किसी तरीके से उनके रिसोर्स को यूटिलाइज किया जा सकता है पाकिस्तान के लिए? श्रीलंका को $1 अरब हिंदुस्तान देता है, बहुत बड़ी एक ह्यूज अमाउंट है सर, जिसके लिए हम इतनी एक मैं लिटरली मिन्नतें कहूंगा कि हम कर रहे हैं। उन्होंने श्रीलंका को बगैर किसी ऐसी मतलब स्ट्रिक्ट कंडीशंस के, मैं कहता हूं होगा उसके ऊपर थोड़ा बहुत मार्कअप या जो भी चीजें होंगी हो सकते हैं वो हो, बट राइट नाउ श्रीलंका की पोजीशन ऐसी नहीं है पे बैक करने की, लेकिन फिर भी उन्होंने कर दी। हिंदुस्तान के साथ अगर हमारी तिजारत शुरू हो जाती है तो जिसके ऊपर हमारा इतना खर्चा होता है, मतलब अगर $10 किसी चीज के ऊपर हमारा लगता है तो हिंदुस्तान से हो सकता है वो $2 से $3 में हमें वो चीज ट्रांसपोर्टेशन और सारा कुछ डाल के मिले, क्यों नहीं करते? देखिए जी, ये जो केला पाकिस्तान में, पाकिस्तानी केला इस वक्त $250 दर्जन आपको मिल रहा है। अगर आप हिंदुस्तान से इंपोर्ट करते हैं तो ये $15 दर्जन वहां से आता है। इसी तरीके से जब यहाँ टमाटरों की कमी होती है, यहाँ टमाटर $150 तक जाता है तो वहां से सस्ता आ जाता है। ये चीजें तो हैं, लेकिन इनके आपस के जो ताल्लुकात हैं जिस वजह से खराब है, जिसमें कश्मीर सबसे बड़ा मसला है। देखिए इंडिया को भी मैं कहूंगा, इंडिया के अवाम को भी मैं कहूंगा, इंडिया के लीडर से भी ये बात कहूंगा कि देखें हम एक ही कौम थे 1947 से पहले। ये जो दरमियान में इतना ज्यादा एक कश्मीर के मसले पे रिफ्ट डाली गई है, ये सिर्फ और सिर्फ दुश्मन ने डाली है ताकि ये आपस में लड़ते रहें। वेस्ट का असलाह बिकता है और दोनों मुल्क जो है वो आपस में लड़ के खत्म हो जाए। मैं मानता हूं कि आपकी मिडिल क्लास बहुत बेहतर हो चुकी है, बेहतर, बिल्कुल एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत हाई किया है उन लोगों ने, IT में बहुत आपने तरक्की की है, आपकी सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट्स जो है वो अरबों डॉलर, मेडिसिन में बहुत गए हैं, टेक्सटाइल और मेडिसिन में, इंजीनियरिंग में आपकी जो IITs हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उससे उसके जो लोग हैं वो पूरी दुनिया में जाके उनको माना जाता है, उनकी स्किल्स माना। रशिया से भी मांग ली है, तो हर जगह से अभी, बल्कि आजकल खबरें आ रही हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो जहाज भर के, PIA के जहाज भर के सारी सियासी जमातों को साथ लेके, अच्छा मजे की बात है नेपाल हो या श्रीलंका हो, दे डू नॉट हैव एनी, उनके कोई रीजनल एम्बिशंस नहीं है। बेसिकली उनके एम्बिशंस जो हैं वो अपने सर्वाइवल के हैं, जो सिचुएशन वहां पे नजर आ रही है। और इंडिया जो है वो अगर आप उसकी देखें तो इंडिया एज ए मेजर पावर जो है वो इमर्ज कर रहा है, इमर्ज कर चुका है बल्कि, और मेजर पावर राइवलरी में है, या वो समझते हैं उनका मुकाबला ये है कि वो चाइना के साथ मुकाबले में है। पाकिस्तान, जाहिर बात है इंडिया का भी मुकाबला हुआ करता था, लेकिन अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन इस तरह की रही, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस तरह की रही, तो जाहिर बात है इस तरह का वो जो पाकिस्तान के जो एम्बिशन है रीजन में, वो जाहिर बात है अंडरमाइन होंगे। देखिए ना, अगर सार्क हमारे हाथ से निकल गया, रीजनल ममालिक जो हैं उनको इंडिया ने कन्विंस कर लिया कि सार्क को डिसफंक्शनल करना है, और अगर इस्लामाबाद में कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है तो नहीं जाना, तो इट मींस पाकिस्तान का जो रीजनल इन्फ्लुएंस है वो तो कोई नहीं है, कोई बात हमारी नहीं मानेगा इस सिलसिले में। तो हमारे लिए वो सारी चीजें जो हैं वो मुमकिन नहीं है। इसी तरह अगर आप श्रीलंका का देखें या मालदीव्स भी अगर आप देखें, तो आप देखें कि जो जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के जो हेड हैं
वो काफी टाइम देते हैं, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, इन ममालिक को। और अभी श्रीलंका जयशंकर गए भी हुए थे और वहां पे जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके लिए वो राजापाक्सा वगैरह को मिले। उन्होंने कहा जी कि हम इंडियन फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे कुछ $2.5 बिलियन की इन 2022। तो आप देख लें अगर श्रीलंका को कहीं से अगर रे ऑफ होप है तो वो इंडिया है। और दूसरा ये है कि वो पावर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी ईस्टर्न जो पार्ट है श्रीलंका का, वहाँ कोई जो सप्लाई सॉफ्टवेयर स्कूल्स के हवाले से कोई काम करे, इसके ऊपर मैंने पहले भी आपके साथ काफी बात की हुई है। अब ये जो श्रीलंका है वो डेट रिडन नेबर है और ऑब्वियसली इनको चाहिए असिस्टेंस चाहिए, भले IMF से, भले कहीं और से भी। इंडिया जो है दैट कैन पुश IMF इवन, ठीक है जी, फॉर दैट मैटर, और वर्ल्ड बैंक को, और जो है जो इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला साहिबा, जो इससे पहले डिफेंस मिनिस्टर हैं, शी आल्सो स्पोक कि जी IMF जो है उसको सपोर्ट करना चाहिए फाइनेंशियल असिस्टेंस श्रीलंका। बल्कि आजकल मेरा ख्याल है निर्मला साहिबा जो है शी इज इन वॉशिंगटन दीज डेज, लेकिन क्योंकि वो IMF से पैकेज लेने नहीं आई तो उनका जो है वो दौरा इतना हाईलाइट नहीं हुआ। प्राइमरली इंडियंस जो हैं दे आर ऑफरिंग दिस ऑलिव ब्रांच एंड ऑफरिंग, जैसे आप कह लें कि ये जो ऑफरिंग कैरेट्स इन इंडिया। देखिए अल्टीमेटली आफ्टर कैरेट्स देयर इज अ स्टिक, ठीक है जी। जब अमेरिकन पाकिस्तान को कैरेट्स देते थे तो फिर हुआ क्या कि बात होनी शुरू हो गई जी कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, कि पैसे बहुत ले ले, उन कम करके डू मोर करो। तो हम जो है वो करते थे। खैर एनी हो, जब आज अगर इंडिया कैरेट पॉलिसी इस्तेमाल कर रहा है फॉर नेपाल एंड श्रीलंका एंड मालदीव्स एंड अदर्स, तो देन एट द एंड ऑफ द डे वो दे विल मेक देम फेस कि भाई आप इधर आए हमारे साथ। इसी तरह खैर चाइनीज बड़े कंसर्न है इस हवाले से, लेकिन उनको एक चीज का पता है चाइनीज को कि द चाइनीज डू नॉट गेट फिट इनटू नेपाल एंड श्रीलंका द वे cultural, religious, historical ties are of Indians with the Sri Lankans and with the Nepalis. अमेरिका और भारत और इसराइल ने साजिश बनाई कि पाकिस्तान के मीडिया और पॉलिटिशियन को फौज के खिलाफ इस्तेमाल करें, क्योंकि खुदा न खास्ता जिस मुल्क की फौज कमज़ोर हो जाए दुश्मन आ जाता है। आज आप मेरी बहुत लिख लें और आने वाले दिनों में और गलाजत होगी और हो सकता है किसी सहाफ़ी पर खुद ही हमला करके इल्ज़ाम अदारों पे लगा दिया जाए। मैं आपको दे रहा हूँ हुसैन हक्कानी, अमेरिका, इसराइल, इंडिया, ये नेट। तो सबसे बड़ी वॉरफेयर पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। पाकिस्तानी चैनल्स के जरिए 60-70 चैनल्स हमारे पास हैं और कुछ पूरे चैनल और कुछ के अंदर जर्नलिस्ट और सहाफ़ी खरीदे हुए हैं इन्होंने, जिनका काम डिसइंफॉर्मेशन फैलाना है। ये खौफ और अमन की खबरों को झूठ के साथ मिलाकर ऐसा नशर करते हैं कि पूरी कौम डिमोरलाइज होती है। और वो काम कि जो TTP जमीन पर कर रही है, इंडिया बाहर से कर रहा है हमारे ऊपर, वही काम। नमस्कार दोस्तों, अब ये देखने में थोड़ा मतलब कि स्ट्रेंज लगता है, लेकिन अमेरिका ऐसा करता है कि क्या करता है कि जिस कंट्री में उसको किसी भी चीज़ में, या फिर कहे कि अगर उसकी जो सरकार है अगर वो अमेरिका की नहीं मानती है ना, तो फिर वहाँ की सिचुएशन ये हो जाती है कि वो लोग मीडिया को ख़रीदना शुरू करते हैं और मीडिया जो है वो एंटी गवर्नमेंट स्टांस लेना शुरू करती है। और उसके अलावा वहाँ पर जो अपोजिशन है उसको भी ख़रीदना शुरू करते हैं, अमेरिका जैसे कंट्री, रशिया जैसे कंट्री। और यहाँ पर यही बात हो रही है कि अमेरिका है, इंडिया है, इसराइल है, सारे तीनों कंट्री मिलकर यहाँ की जो मीडिया है उसको यहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ, या फिर कहे कि यहाँ की आर्मी के खिलाफ करना चाहते हैं, जिससे पाकिस्तान के अंदर एक अनरेस्ट वाली सिचुएशन क्रिएट हो, उसके बाद सिविल वॉर वाली सिचुएशन हो। हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन पाकिस्तान को हमेशा ऐसा लगता है कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। अब ये 75 ईयर से यही लग रहा है कि अमेरिका उनके खिलाफ साजिश कर रहा है, भले ही अमेरिका ने ही सबसे ज़्यादा पैसे बिलियंस ऑफ डॉलर दिए हैं, उसके 10% भी चाइना ने नहीं दिए होंगे। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। वज़ीर दाखिला का कहना है कि कोई बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहा है। कौन बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहा है? ये बैरूनी हाथ का हम बड़े सिलसिले एक ज़माने से इसका जिक्र सुन रहे हैं। और बात सुने, आपने अड्डे नहीं दिए, अमेरिका को अड्डे नहीं दिए, इसराइल को तस्लीम नहीं किया। अमेरिका और भारत और इसराइल ने साजिश बनाई कि पाकिस्तान के मीडिया और पॉलिटिशियन को फौज के खिलाफ इस्तेमाल करें, क्योंकि खुदा न खास्ता जिस मुल्क की फौज कमज़ोर हो जाए दुश्मन आ जाते हैं। तो इस एजेंडे के पीछे अगर ये ना निकले तो मुझे आज नहीं कल पकड़ लीजिए।
इंडिया ने चंद दिन पहले कहा कि अगर पाकिस्तान के कुछ बैरून मुल्क बैठे और कुछ पाकिस्तान में बैठे साफी फौज के खिलाफ बोलते हैं और इनको उकसाओ के अवाम फौज दुश्मन बेशर्मो लाइसेंस टू किल, जिस तरह 007 होता था जेम्स बॉन्ड। ये जरा गौर फरमाइए क्या फरमा रहे हैं शेख रशीद साहब, कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि असद तूर के केस में हम हकीकत के करीब पहुंच जाएंगे और ये इनको पकड़ना इसलिए भी जरूरी है कि बाज लोग हमारी हसास एजेंसीज पर बिला वजह उनको निशाना बना रहे हैं अपनी गैर मुल्की आकाओं को खुश करने के लिए। काजी साहब, अच्छा इसके बाद मलक साहब को ले, मैंने आपसे अर्ज किया था ना इसके ताने बाने अमेरिका और इसराइल से मिलेंगे। हाँ, अब हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है, जो भी किसी ने हमला किया उनको सामने लाएं ताकि हकायक पता चले कि गैर मुल्की एजेंडा कौन फॉलो कर रहा है। ये हुकूमत का इम्तिहान है। अच्छा मलिक साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। दुनिया में ज़ाहिर है जो सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी एजेंसियां भी सबसे बड़ी होती हैं। पूरी दुनिया जो है, हम देखते हैं कि CIA के जो ऑपरेशन थे, आप चिल्ली में देख लें, ज़ियाउल-हक वाला देख लें, हर जगह देख लें, उधर उनका नाम कोई नहीं लेता, लेकिन पता चलता है कि सब जो गलत काम है मैं ये नहीं कहता ये रियासत ठीक है, देयर इज लॉट डिजायरेबल, मगर वहाँ अगर ह्यूमन राइट्स का हमें दर्द है तो हम इसराइल के खिलाफ बात नहीं करते, हम जो है वो और अमेरिकन एक्सेस जो पूरी दुनिया में उनकी बात नहीं करते। तो क्या हमारा कोई खास एजेंडा है? मेरा ख्याल है जो आप बात कर रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आती कि रियासत में ये किस तरह हो सकता है। अगर मैं पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही हूँ तो ये मेरा कसूर तो है ही है। तो मेरे रियासती इदारे किधर है, मेरी इंटेलिजेंस एजेंसीज किधर है, मेरी पुलिस किधर है, मेरी FIA किस तरह है? इमरान खान के पास कम अज़ कम 27 इंटेलिजेंस एजेंसी है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, पाकिस्तान के किसी वज़ीर आज़म को नहीं पता उसके पास कितनी एजेंसीज है। तो अगर आपने मेरे पे मीडिया ट्रायल करना है, ये को मैं इमरान की हुकूमत पे नहीं कह रहा, ये नवाज शरीफ की हुकूमत में भी ऐसे होता है, जरदारी में भी ऐसा है, बेनज़ीर में ऐसा है। जी फलाना मुल्क दुश्मन साफी है, अभी अगर वो मुल्क दुश्मन है तो तुम्हारा काम कुछ नहीं है, वो सिंपल काम ही है। मुल्क दुश्मन है ये सारी कह रहे हैं, ये आज बताए ना जिस तरह का अपना वज़ीर दाखिला ने आज कहा शेर रशीद, नहीं उसका बैरूनी एजेंडा का है ना, मैंने कहा ना उसका तरीका है ना, आप तरीका है कि भाई ये एविडेंस है, ये मुल्ज़िम है, इसको अदालत में लेकर सजा दिलाएं। ये असद तूर का वाकया कब हुआ? नहीं मेरी ये बात तो असद तूर का वाकया कब हुआ? कौन सी एजेंसी है जो 4-5 दिन में बंदे बाहर लेके आ जाती है? कोई ना, कौन सा केस है ये? अब खैर दे मलक साहब, आपके जी इन्वेस्टिगेशन इज ओवर। मलक साहब नंबर 1 स्टेटमेंट तो पहले दे रहे हैं। नहीं इंडिया क्या करता है? इंडिया नहीं कहता, पाकिस्तान इंडिया को तो डिफेंड कर रहे होते हैं हम। बंदे घंटे बाद ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान की एजेंसी ने हमला किया है। काजी साहब आपके पास कौन सी वो एजेंसी मौजूद है? क्या जराए हैं? CIA ने आपको बताया है, खाद ने बताया है, अल्लाह ने बताया। इस प्रॉब्लम के ताने बाने कहाँ मिलेंगे? आज आप मेरी बहुत लिख लें और आने वाले दिनों में और गलाजत होगी और हो सकता है किसी सहाफी पर खुद ही हमला करके इल्जाम अदारों पर लगा दिया जाए। मैं आपको दे रहा हूँ, हुसैन हक्कानी, अमेरिका, इसराइल, इंडिया, ये नेटवर्क पाकिस्तान की गंदी तस्वीरें फेंकने वाला ये नेटवर्क वहां से शुरू हुआ है। इनका लीडर देखें। काजी साहब, मैं किसी एक साफी का नाम मैंने नाम लिया ना मैं लेता हूं, लेकिन मेरा एक मौकफ है कि इस मुल्क के अदारों को बदनाम क्यों कर रहे हो? यहाँ सर जी मेरा ये सबूत है तो आओ सामने, मैं आपके साथ चलता हूँ, FIR कराते हैं। भट्टी साहब मेरा ये मौकफ नहीं, मेरा यार आप फौज को कमजोर करना चाहते हो क्योंकि इंडिया खुश होगा। पाकिस्तान में जो हमारे खिलाफ दुश्मन सॉफ्ट पावर यूज कर रहा है, यानी माशी दहशतगर्दी, इकोनॉमिक टेररिज्म हमारे खिलाफ हुआ, उसके खिलाफ भी एक्शन अब हो रहा है। पॉलिटिकल अनार्की और क्योस पैदा किया गया, ऐसे पॉलिटिकल एलिमेंट जो दहशतगर्द हैं, ट्रेटर्स हैं, MQM हो या PTM हो या असफंदियारवली या चकसई, इस तरह के एलिमेंट्स हमारी सफों में। इसी तरह जो सबसे बड़ी वॉरफेयर पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। पाकिस्तानी चैनल्स के जरिए 60-70 चैनल्स हमारे पास हैं और कुछ पूरे चैनल और कुछ के अंदर जर्नलिस्ट और सहाफी खरीदे हुए हैं इन्होंने, जिनका काम डिसइंफॉर्मेशन फैलाना है। ये खौफ और अमन की खबरों को झूठ के साथ मिलाकर ऐसा नशर करते हैं कि पूरी कौम डिमोरलाइज होती है। और वो काम कि जो TTP जमीन पर कर रही है, इंडिया बाहर से कर रहा है हमारे ऊपर, वही काम हमारा ये 5th कॉलमिस्ट, ये 4th पिलर ऑफ द स्टेट नहीं है। ये क्लेम करते हैं कि हम 4th पिलर ऑफ द स्टेट है, मॉरल सैंक्टिटी क्लेम करते हैं, लेकिन एक्चुअली दे आर द 5th कॉलम्स ऑफ द एनिमी। वो कौम के कौमी सलामती के मामलात को समझता नहीं है, या दूसरे तरफ वो एक गद्दार है, वो एक जर्नलिस्ट होने के बजाय एक मीडिया प्रेस्टिट्यूट है, एक मीडिया पिंप है, एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एजेंट है, एक मीडिया टेररिस्ट है। ये लोग वो होते हैं कि जो बहुत समझदार होते हैं, दे आर वेरी स्मार्ट एंड वाइज पीपल, लेकिन ये हॉस्टाइल फोर्सेस के लिए काम करते हैं।
इनको पहचानना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कि ये आपकी तरह के लोग हैं, आप ही के सफों में बैठते हैं, बड़े बड़े फंक्शंस में इनको इनवाइट किया जाता है, लेकिन जब ये अपनी जबान खोलते हैं तो उसमें से जहर निकल। हामिद मीर पर हमला हुआ, उसने बराह रास्त उसी वक्त सारा दिन पूरे जियो चैनल चलाता रहा कि डीजी आईएसआई ने, जनरल जहीरुल इस्लाम ने, आईएसआई ने इस पर हमला करवाया है। और इस कदर शर्मनाक की एलिगेशन थी कि जिसका कोई एविडेंस नहीं, कोई सबूत नहीं था। पूरी दुनिया को बताया गया कि आईएसआई पाकिस्तान में सहाफियों को और चैनल्स पर हमले करवाती है। इसके जवाब में आईएसआई और आर्मी ने ऑफिशियल लेटर लिखा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू पेमरा को, और आज भी वो लेटर पेमरा में पड़ा हुआ है कि जियो एक एंटी, और स्लेट्स के अल्फाज डाल लीजिए आप, नेट पे भी है कि जियो एक एंटी स्टेट चैनल है जो हमेशा माजी में भी पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ काम करता रहा है, और इसका लाइसेंस कैंसिल किया जाए जो, और ये खत अभी भी पेमरा में पड़ा हुआ है। दूसरी जानिब मामा कदीर का केस, अगेन हामिद मीर यहाँ पे आता है बार बार, चूंकि जियो का आ रहा है। हाँ, मामा कदीर जिसको ये मजलूम बना के, मिसिंग पर्संस केस बना के, बलूचिस्तान का सबसे बड़ा स्कैंडल इस वक्त यही है, और बाद में वही मामा कदीर इंडिया में रॉ से हथियार मांगता नजर आया कि जो पाकिस्तान के खिलाफ इसने इस्तेमाल करने। ये कहा गया हामिद मीर की तरफ से कि हेलीकॉप्टर से लोगों को पाकिस्तान आर्मी नीचे गिराती रहती। यौमी यकजहती कश्मीर के मौके पर ट्विटर ने पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 200 अकाउंट्स बगैर इंतबा के बंद कर दिए, सस्पेंड कर दिए। तो ये बड़ा सिंपल है कि वहाँ मोदी का एक बहुत बड़ा मीडिया सेल है, वहाँ ट्विटर का एक ऑफिस भी है इंडिया में। इंडियंस जो हैं वो सार्फिन बहुत ज्यादा है, और ट्विटर के जो माली मामलात हैं वो वाबस्ता है इंडिया के साथ, और उनके मफादात उनके साथ है, तो फिर वो उसी तरह करते हैं जिस तरह वो लोग चाहते हैं। तो जहां जहां पे उनको शिकायत हो रही है, जिस जिस अकाउंट को वो रिपोर्ट कर रहे हैं और जिसके खिलाफ वो चाहते हैं उसको बंद करवाया जाए, उन अकाउंट्स को टारगेट करके वो बंद कर रहे हैं। इंडिया में ट्विटर के ऑफिसेज भी हैं, वहाँ पे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, वो एक ट्वीट रेज करते हैं और ट्विटर उस पर एक्शन ले लेते हैं। उन्होंने तो हमारे सदर साहब को, आरिफ अलवी साहब को नोटिस भेजे हुए। नमस्कार दोस्तों, ये जो आईटी वाला जो ज़रा सेक्टर है ना, उसमें पाकिस्तानियों को बहुत अलग लेवल की जलन होती रहती है इंडिया से। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि पिछले दिनों ट्विटर पर अगर आप बात करें तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में कोई इंडिया से ऐसा तो है नहीं कि भी प्यार जताता रहता है, होंगे इक्के दुक्के जो इंडिया के, अदरवाइज लाखों जो है वो इंडिया की बैशिंग ही करते होंगे बैठे बैठे। अब उसमें से कुछ चुनिंदा जो ट्विटर हैंडल थे जिनको बैन कर दिया गया, अब उसको लेकर यहाँ पर बवाल हो रहा है कि भाई इंडिया के अंदर ऑफिस है, इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतने लोग उनके यूएस में काम करते हैं, इतने लोग उनकी इतनी ऑफिसेज इंडिया के अंदर है, जैसे कि ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया। जब ये सारी सिचुएशन है तो फिर इंडिया मानेगा ही और हमारे जो अकाउंट है वो बंद करता रहेगा। मतलब वो भूल जाते हैं कि भाई वो हेट स्पीच में आता है, वो इंडिया के कहने पर नहीं आता। और अगर मान लीजिए कि इंडिया के कहे पर आपके अकाउंट बंद किए गए हैं तो खुद को भी इतना स्ट्रांग बना लो, खुद को भी इतना स्ट्रांग बना लो कि आपकी भी सुनी जाए। कब तक ये भिखारियों की तरफ भीख मांगते रहोगे कि भाई आप जो है ना वो इंडिया को इसीलिए कर रहे हो क्योंकि इंडिया आपकी मार्केट है, आप ऐसा नहीं कर सकते। कब तक ऐसा कहते रहोगे? इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। यौमी यकजहती कश्मीर के मौके पर ट्विटर ने पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 200 अकाउंट्स बगैर इंतबा के बंद कर दिए, सस्पेंड कर दिए। ये मामला क्या हुआ? ये जो अकाउंट्स बंद होते हैं ये क्यों बंद होते हैं, किस तरह का इसका प्रोसीजर होता है, और ये खासतौर पर इंडिया की तरफ से जो बंद हो रहे हैं ये क्या मामला है? देखें, दो तरह से अकाउंट्स बंद होते हैं। एक तो ये कि अगर आप प्लेटफॉर्म को मैनिपुलेट करते हैं, आप ट्विटर की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट कोई काम करते हैं तो वो बंद करता है। दूसरा जो कश्मीर वाला इशू है, रिसेंटली पिछले 1-1.5 साल से कश्मीर पे जो अकाउंट्स पाकिस्तान में से ट्वीट कर रहे थे वो इंडिया ने बंद करवाए हैं। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, लोगों को ईमेल्स आती हैं जिसमें लिखा होता है कि आपका अकाउंट इंडिया की तरफ से लीगल नोटिस की वजह से बंद किया गया है, या आपकी ये ट्वीट रिपोर्ट की गई है, आप ये ट्वीट डिलीट करेंगे तो आप और इसमें मेंशन होता है कि इंडिया टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की वजह से हम आपका अकाउंट बंद कर रहे हैं या हम आपकी ये ट्वीट डिलीट कर रहे हैं। सो वो एक तो ये है कि इंडिया उसमें पाकिस्तान में हमारी प्रेजेंस बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया में ट्विटर के ऑफिसेज भी हैं, वहाँ पे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, वो एक ट्वीट रेज करते हैं और ट्विटर उस पर एक्शन ले लेता है। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं। पाकिस्तान के पास कोई ऐसा कोई तरीकाकार अब है ही नहीं कि हम ट्विटर से इंटरनेशनली कॉन्टैक्ट करें, या कोई ऐसा इदारा हो, कुछ हो कि हम बताएं उनको कि भाई ये ट्वीट है, ये प्रॉब्लम है, इसको बंद कर दें। हमारा बेसिकली हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया ने ये ट्वीट किया तो इसको बंद कर दें, लेकिन हम एज अ कंट्री ट्विटर के साथ PTA के थ्रू रेज कर
सकते हैं और पीटीए इन टच भी है। फिर हमारे नेशनल आईटी बोर्ड के वो शबात अली शाह साहब ने लास्ट टाइम ट्विटर को ख़त भी लिखा था कि जो अकाउंट सस्पेंड हुए थे उसके बाद कुछ अकाउंट्स रीस्टोर भी किए गए, लेकिन अभी तक हमारा वो लाइजॉन वैसा इंटरेक्शन नहीं है जैसा इंडिया के साथ ट्विटर का, क्योंकि वहाँ पे लोकल ऑफिस। तो हुकूमत कोई हमारे यहाँ कोई इकदाम ले रही है कि ट्विटर के ऑफिस यहाँ पर आए, कोई प्रेजेंस हो उसकी पाकिस्तान में? काफ़ी अरसे से बहस जारी है और ट्विटर के साथ बातचीत भी पिछले 2 साल से चल रही है, लेकिन अभी तक उस पर कोई टेंजिबल इकदाम नजर नहीं आते। अच्छा, अब जो मेरा जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि अगर आपका ट्विटर अकाउंट चल रहा है उसको सस्पेंड होने से कैसे बचाना है, और अगर वो सस्पेंड हो जाए तो वापस कैसे लेकर आना है, वो तरीका बताएं। देखें, अगर तो वो सस्पेंड हो गया है तो फिर तो आप इन्ना लिल्ला पढ़ लें, फिर वो वापस नहीं आ सकता। फिर 90% चांसेस हैं कि वो वापस नहीं आ सकता। अच्छा। और अकाउंट सस्पेंड बेसिकली 2-3 वजूहात की वजह से होते हैं, जैसे पाकिस्तान में उसमें हमारा भी कसूर है प्लेटफॉर्म के साथ साथ कि हमारे बहुत सारे लोग मल्टीपल अकाउंट चलाते रहे, बहुत सारे फेक अकाउंट चलाते रहे। ये टर्किश आप देखते हैं कि कोई खातून है ट्विटर पर, वो कहती है मैं पाकिस्तान और टर्की की दोस्ती की एम्बेसडर हूँ। नहीं तो वो तो इंडिया में भी बहुत से ऐसे अकाउंट जो पाकिस्तान को गालियां दे रहे होते हैं लेकिन होते ऑपरेट हो इंडिया से। क्योंकि ट्विटर के ऑफिसेज इंडिया में, तो वहां पे चीजें कंट्रोल में। पाकिस्तान में हम कोई भी गलत काम करते हैं, हमारे एक दोस्त है आप सब, उन्होंने ऑफिसेज के अकाउंट्स के लिए फ़ोन ही अलग रखा हुआ था और अपने पर्सनल अकाउंट के लिए उन्होंने फ़ोन अलग रखा हुआ है। सो हमारा जो मसला ये है कि हम मल्टीपल अकाउंट चला रहे हैं, एक ही नंबर पे, एक ही ईमेल एड्रेस पे, एक ही आईपी पे। जब आप ट्विटर का अकाउंट लॉगिन करते हैं तो ट्विटर आपके फ़ोन का मैक, आपका इंटरनेट, हालांकि आपके वाईफाई नेटवर्क को भी लॉक करता है कि आप वहां से और कितने मल्टीपल अकाउंट्स ना चलाएं। मल्टीपल अकाउंट्स एक फ़ोन से ना चलाएं, और उसके बाद जो भी उन अकाउंट्स की क्रेडेंशियल्स हैं, ईमेल्स और नंबर्स, वो अलग रखें। और जब आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए तो फिर आप 2-3 बार अपील करें, लेकिन उसका भी एक तरीका है कि आप अपील करने के बाद पीटीए को या नेशनल आईटी बोर्ड को अपना वो टिकट नंबर भेजे जिनके थ्रू वो ट्विटर के साथ आपका इशू रेज करेंगे। वो करते हैं, उनके पास इतना टाइम होता है या वो इतने कंसर्न है एक आम शहरी के लिए? पीटीए का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन नेशनल आईटी बोर्ड शबाहत साहब के थ्रू हमने कुछ अकाउंट्स अनसस्पेंड करवाए थे पिछले वक्तों में, लेकिन ट्विटर नॉर्मली बहुत सारे अकाउंट्स जो गलती से सस्पेंड होते हैं वो रिस्टोर कर देता है, लेकिन जो गलत वायलेशंस पे होते हैं सस्पेंड वो वापस। और ऐसे सारी दुनिया में होते हैं ना, इंडिया में भी तो अकाउंट्स होते होंगे? इंडिया में भी सस्पेंड होते हैं, लेकिन रेशो पाकिस्तान में ज्यादा है, पाकिस्तानी ज्यादा अकाउंट्स, और उसमें एक कश्मीर वाला फैक्टर भी है कि आप कश्मीर पे बात करते हैं तो इंडिया वालों को पसंद नहीं आती तो वो बंद करवा देते हैं। उन्होंने तो हमारे सदर साहब को, आरिफ अलवी साहब को नोटिस भेजे हुए हैं ट्विटर के थ्रू के आप अपनी ट्वीट डिलीट करें। वो ये कि थोड़ी सी मिसकंसेप्शन शायद ये है कि ट्विटर, फेसबुक क्योंकि इंटरनेशनल कंपनीज हैं तो उसमें इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, ये एक कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर इन्फ्लुएंस है। और इस पे थोड़ा सा मेरा डिफरेंट व्यू है, वो ये है कि सिलिकॉन वैली में जहाँ से ये सारे जनरेट हुए हैं कंपनीज, वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है, वो प्रॉफिट्स है। ठीक, वो हायर प्रॉफिट जहाँ पे नज़र आते हैं वो वहाँ पे इंक्लिनेशन हो जाता है। ये चीज़ ज़्यादा शायद इसलिए भी मैटर नहीं करती बिकॉज गूगल का सीईओ, मैं अभी इनको बता रहा था कि वो इंडियन निजात हैं, वो तो बायस जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि हमारी मार्केट बहुत फ़र्क है। जो मार्केट डायनामिक्स हैं वो रूल करती हैं सोशल मीडिया कंपनीज पे, और पाकिस्तान में बहुत थोड़ा, शायद लेस देन 1% ऑफ द ट्विटर्स रेवेन्यू पाकिस्तान से जा रहा होगा। ठीक, देखिए पैसे, सिंपल सी बात है, पैसे जो है वो इंडिया की मार्केट से तो उनको बहुत सारे मिलेंगे, तो फिर तो बात सही हुई कि वो लोग, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तानी मार्केट से उनका रेवेन्यू उनको यहाँ लाना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब तक हम उनको स्टेक नहीं देंगे पाकिस्तान में, जब तक हम उनको इनकरेज नहीं करेंगे इस लेवल पे कि वो पाकिस्तान में आके अपना बिजनेस करें और एग्जिस्ट करें, स्टेक, जो आई थिंक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है मतलब, वो स्टेक नहीं है उनका भी यहाँ पे। तो अगर ये जो हमारी हुकूमत कह रही है कि हम फेसबुक से और ट्विटर से बातचीत कर रहे हैं और उनके सामने ये मामला रखा है, उसका कोई असर नहीं होगा उस वक्त तक जब तक स्टेक्स ना हो? एक फॉर्मूला होता है, उसको कैरेट एंड स्टिक कहते हैं। हाँ। हम सिर्फ स्टिक में बिलीव करते हैं फिलहाल। हम वो कैरेट वाले मामले पे अभी आए नहीं, हम स्टिक वाली पे बात करें। हम आपको बंद कर देंगे फेसबुक, हम आपको बंद कर देंगे ट्विटर, तो अभी हम स्टिक पे हैं। जब तक वो कैरेट और स्टिक इकट्ठी नहीं होगी ना, तब तक मामला ये ठीक, मतलब ये बहुत अच्छी बात है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि इस पे हमें सिर्फ उनको गालियां नहीं देनी चाहिए, हमें उन्हें जो है इंटाइस भी करना चाहिए कि वो जो असद ने बात की है कैरेट एंड स्टिक, कि उन्हें ये भी दिखाएं कि पाकिस्तान इज अ ग्रोइंग, और है, बिल्कुल एक ग्रोइंग मार्केट है। और ये बड़ी अफसोस की बात है, ऐसा पता नहीं आपको ज़्यादा इस पे पता होगा कि मैं बड़ा हैरान हूँ, हमारे खित्ते में इंडिया में बहुत यूजर्स हैं ट्विटर के, गल्फ के अंदर, गल्फ में बहुत ज़्यादा यूजर्स, बहुत ज़्यादा हैं, बिल्कुल, और लीडर्स हैं, यानी सारे लीडर्स मौजूद, हमारे यहाँ बहुत कम है अभी। मैंने एक्सपर्ट्स, डिफेंस एक्सपर्ट्स, मिलिट्री एक्सपर्ट्स, उनके आर्टिकल पढ़ने के बाद ये बात अखज़ की 12 मिनट में इसराइल और इंडिया मिलकर पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर किसी भी सूरत में। हालांकि हमारे पास शाहीन 3 है।
अगर भारत कश्मीरियों को उनके हकूक दे दे तो हम कश्मीर पर भारत का कब्जा तस्लीम कर लेंगे। इस बयान का क्या मतलब होगा? यानी अपनी शिकस्त ही तस्लीम करना, शिकस्त ही तस्लीम करना। इजराइल जब अटैक करेगा पाकिस्तान पे तो वो तहबाला कर देगा। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर पाकिस्तान के ऑप्शंस देखे जा रहे हैं कि भाई अगर मान लीजिए कि इजराइल को अगर हमें अटैक करना है, मतलब पाकिस्तान अगर इजराइल को अटैक करेगा जिसकी बाउंड्री तकरीबन 3000 से 3200 किलोमीटर दूर पड़ती है, लेकिन फिर भी उसको अपना जो मिसाइल है वहाँ पर भेजना है, अब वो भूल जाते हैं। हालांकि यहाँ पर उसने काउंट भी किया है, लेकिन ये बात भी है कि अगर मान लीजिए कि आपने मिसाइल भेजा और उस मिसाइल को ट्रैवल करने में 12 मिनट लगेंगे, तो क्या इजराइल की सिस्टम ऐसी बैठी रहेगी? इजराइल की आवाज़ भी अच्छी खासी सिस्टम है, 2-3 मिनट में उसका भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा और बीच में ही आपकी जो भी, चाहे वो न्यूक्लियर मिसाइल हो चाहे नॉर्मल मिसाइल हो, किसी को भी यहाँ पर गिरा दिया जाएगा। और उसके बाद ये भी हो सकता है कि इजराइल और इंडिया मिलकर, क्योंकि इनिशिएटिव आपने लिया है तो फिर आपकी तो बजनी तय है, तो हो सकता है कि उसके बाद इंडिया और इजराइल मिलकर दोनों तरफ से आप पर हमला करें और आपके पास उस समय पर ऑप्शन नहीं होगा बचने का। अब भाई साहब, इस टाइप के सिनारियो सोचने की ज़रूरत ही क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आती। और ख़ास करके ये कोई मीडिया हाउस वाले भाई साहब नहीं है, मतलब ये है, ये एंकर है, लेकिन ये खुद का कंटेंट बनाते हैं, खुद यूट्यूबर है, कुछ नॉलेजेबल वीडियोस बनाए तो समझ में भी आए। पाकिस्तान में हमेशा एक डिलेमा रहा है कि इस टाइप की सिचुएशन अगर क्रिएट, मतलब अलग से मज़ा आता है उनको इस टाइप की सिचुएशन को डिस्कस करने में। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। मैंने एक्सपर्ट्स, डिफेंस एक्सपर्ट्स, मिलिट्री एक्सपर्ट्स, उनके आर्टिकल पढ़ने के बाद ये बात अखज़ की है। हमारा जो शाहीन 3 है उसकी रेंज है 3000 से 3500 किलोमीटर, तो वो पहुंचेगा इजराइल। हम जो इस्तेमाल करेंगे शाहीन 3 को वो इस्तेमाल करेंगे बलूचिस्तान से। समझ आई बात आपको? क्योंकि अगर हम बलूचिस्तान में फिट करते हैं अपना शाहीन 3 तो वो बड़ी आसानी से इजराइल पहुंच जाएगा। इजराइल और पाकिस्तान का फासला है 3200 किलोमीटर, दरमियान में 3-4 मुल्क भी आते हैं। अच्छा, ये जितने भी मुल्क आते हैं तमाम इजराइल के खिलाफ है, ये पहुंच जाएगा। लेकिन इन 12 मिनटों के अंदर होगा ये नाजरीन ये कि इजराइल 2 काम करेगा। पहले ये कि इजराइल की जो मुसाद है, उसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो पाकिस्तान में भी बड़ी डीप रोटेड है, उसकी इंटेलिजेंस पाकिस्तान में भी है। वो पहले ही पता लगा लेगी कि पाकिस्तान कोई ऐसी न्यूक्लियर जो है ना वो हमला करने जा रहा है, एटमी हमला करने जा रहा है इसराइल पे। तो होगा ये कि इससे पहले पाकिस्तान हमला शुरू करे, इसराइल पहले हमला करके हमारी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, जो हमारे एटम बम जहां पे हमने रखे हुए, जहां से हमने लॉन्च करने हैं, वो तबाह कर देगा। एक दूसरा ये खुदा ना खास्ता, ये मैं उनका मौक़िफ़ बता रहा हूं जो समझते हैं कि पाकिस्तान ये जंग नहीं जीत सकता। अच्छा, दूसरा काम ये होगा कि हमने मिसाइल फर्ज करें छोड़ दिया, हम मिसाइल को लॉन्च करने में कामयाब हो गए, 12 मिनट लगेंगे उसको पहुंचने में। एग्जैक्ट 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर जो इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा। आयरन डूम के नाम से उसका नाम है आयरन डूम, वो एक्टिव हो जाएगा। वो जैसे ही एक्टिव होगा नाजरीन, वो मिसाइल को रास्ते में ही तबाह कर देगा, हमारे मिसाइल को रास्ते में ही तबाह कर देगा। ये दलील पेश की जाती है और फिर कहा जाता है कि उसके बाद इजराइल जब अटैक करेगा पाकिस्तान पे तो वो तहबाला कर देगा। ये दलील उनकी तरफ से पेश की जा रही है नाज़रीन, जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान इजराइल पे अटैक नहीं कर सकता किसी भी सूरत में। हालांकि हमारे पास शाहीन 3 है जो 12 मिनट में इजराइल पहुंच सकता है एटमी हथियार लेकर, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा करने की जुर्रत नहीं है, क्योंकि इजराइल जब इसका जवाब देगा तो बदले में इजराइल और इंडिया मिलकर पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देंगे। और पाकिस्तान अगर ऐसा करने की कोशिश करता है या कर जाता है तो हमारे हमसाये में बैठा हुआ मुल्क भारत वो इस मौके का फायदा कैसे उठाएगा? 3 दिन से रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में हो रहा है ये होना और ये होना चाहिए जो मुस्लिम उम्मा कर रही है फलस्तीनियों के साथ। देखिए हसन, जो मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स पर नजर रखता है उसके लिए ये कोई हैरानी की बात नहीं है। ये पिछले 1-1.5-2 साल से आप ये बात सुन रहे हैं कि ये मिडल ईस्ट के लिए एक न्यू ग्रेट डील की बात कर रहे हैं। एक नया सौदा हुआ है मिडल ईस्ट पर, जिसमें इसराइल को तस्लीम करने के लिए तमाम अरब ममालिक हत्ता के पाकिस्तान पर भी शदीद दबाव डाला जा रहा है, और जिसके नतीजे में इसराइल से सिफारती ताल्लुकात इन मुल्कों के कायम कराए जाएंगे। और उसके जवाब में ये तमाम ममालिक इनको फाइनेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स दिए जाएंगे और ये फलस्तीन पर खामोश हो जाएंगे। और मस्जिद अक्सा और उसके बाद मशरकी जेरूशलम
बैतुल मक़दस शरीफ का मशरक़ी हिस्सा जहाँ पे मुसलमान आबाद हैं, उस तमाम इलाकों के अंदर इसराइलियों को, यहूदियों को आबाद किया जाएगा, चूंकि आने वाले वक्त में बैतुल मक़दस शरीफ को इसराइल अपना दारुल हुकूमत बनाना चाहता है। इट्स ऑल पार्ट ऑफ दिस ह्यूज गेम। मुसलमान हुक्मरान शामिल हैं इसके अंदर। ये जो यके बाद दीगरे अचानक बैठे बिठाए तमाम मुसलमान ममालिक ने इसराइल से ताल्लुकात कायम कर लिए हैं, ये हादसाती तो नहीं है। इसके नतीजे में कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इसके नतीजे में मस्जिद अक्सा को फरोख्त किया गया। तो ये एक उम्मत के जवाल का, उम्मत की गुमराही का एक ऐसा दौर है कि जिसमें इंसान सिर्फ खून के आंसू रो सकता है, क्योंकि मुसलमान हुक्मरान बिक गए। अगर मस्जिद अक्सा गिरना शुरू हो गई, मस्जिद अक्सा पे यहूदी काबिज हो गए, फलस्तीनियों को बैतुल मक़दस शरीफ से निकाल दिया गया, जो कि अगले 4-5 साल में इन्होंने करना ही है। यही टाइमलाइन है, हम उसमें दाखिल हो चुके हैं। आपने अगर इनके टेंपल माउंट को, माउंट के ऊपर जिसे ये कहते हैं, वो जगह जहां मस्जिद अक्सा बनी है, इन्होंने उसका नाम टेंपल माउंट रखा हुआ है। अगर यहाँ पे मस्जिद अक्सा खड़ी रही तो इनका एजेंडा कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। इन्होंने मस्जिद अक्सा को गिराना है, उससे पहले मस्जिद अक्सा के मुहाफिजीन को कत्ल करना है। ठीक सर, ये इस वक्त आपके आंखों के सामने हो रहा है। और सर ये उस वक्त, ये अब ज्यादा इसमें शिद्दत इसलिए आई है कि 2020 का एक पूरा जो पैच गुजरा, आहिस्ता आहिस्ता सारे अरब ममालिक ने इसराइल को एक्सेप्ट करना शुरू किया। सऊदी अरब इस वक्त पेंडिंग के ऊपर है। आपसे हमने बड़ी दफा ये सवाल किया, इस वाक़े के बाद आपको लगता है कि मजीद ममालिक अब नहीं करेंगे एक्सेप्ट, क्योंकि मस्जिद अक्सा के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर हमला किया गया 3 दिन से? सर ये जो हमला किया गया है, मैं सख्त बात करने लगा हूं, अरब हुक्मरानों की मर्जी से किया गया है। करना चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। हम करना चाहें, कोई ताकत नहीं है हमें रोकने वाली। हम बड़े ताकतवर मुसलमान मुल्क हैं अगर करना चाहें तो, लेकिन हम करना नहीं चाहते। बात यही है। अभी जो बुलाया गया था, मैं मानने को तैयार नहीं हूं ये बात कि जो पाकिस्तान को बुलाया गया था अभी सऊदी अरब, वहां पर इसराइल को तस्लीम करने की बात ना की गई हो। अगर भारत कश्मीरियों को उनके हकूक दे दे तो हम कश्मीर पर भारत का कब्जा तस्लीम कर लेंगे। इस बयान का क्या मतलब होगा? यानी अपनी शिकस्त ही तस्लीम करना, शिकस्त ही तस्लीम करना। पाकिस्तानी कल्चर है क्या? वी वर पार्ट ऑफ अ सब कॉन्टिनेंट, यू नो, वी शेयर, अब तो बॉर्डर्स आ गए हैं, बट वी वर इंडिया, राइट? सो हमारा कल्चर ईरान से तो नहीं है, हमारा कल्चर टर्की से तो नहीं है। इर्तुगुल इज, यू नो, पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, बट Bollywood is more part of our culture because we used to share that. नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि हमारा जो भी कल्चर है ना, वो इंडियन कल्चर है, ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं ये चीज़ें कई बार बोल चुका हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस है। आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब कि वो खुद को रिलेट नहीं कर पा रहे कि उनके पूर्वज कौन थे, उनकी आइडेंटिटी क्या थी। अब उनको पता है, वैसे तो रिलेट करना मतलब उनको पूरा पता है कि ये जो आज का पाकिस्तान है वो पहले इंडिया हुआ करता था, और यहाँ पर पहले मेजोरिटी हिंदू ही हुआ करते थे। मेजोरिटी तो छोड़िए, सारे हिंदू हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हम सबको पता है कि तलवार की जोर पर यहाँ पर सबको कन्वर्ट किया गया, और कन्वर्ट करने के बाद फिर ये जो आज का जो पाकिस्तान है ना, वो ज़्यादा कट्टर हो गया। मतलब वो हिंदू में से मुसलमान तो बने, लेकिन ज़्यादा खुद को साबित करने में ज़्यादा हो गए। तो अब उनको हमेशा एक चीज़ रहती है कि चाहे हम अरब के साथ हम खुद को रिलेट कर ले, चाहे टर्क्स के साथ, चाहे ईरान के साथ, इवन चाइना के साथ भी, भले फेस मैच ना करते हो, लेकिन इंडिया के साथ तो हम कभी भी खुद को मैच करेंगे ही नहीं। अब यहाँ पर यही बात हो रही है कि भाई मतलब कोई ना कोई तो होगा ना सेंसिबल बंदा जो सोचेगा। ठीक है, आपने टर्की में कोई 2-4 ड्रामे देख लिए, 2-4 सीरीज देख लिए, आपने कह दिया कि भाई नहीं क्या मज़ा है, लेकिन आप मतलब और किसी कंटेंट से रिलेट नहीं कर पाएंगे आप। लेकिन इंडिया के 99% कंटेंट से आप है ना रिलेट कर पाएंगे। आपको पता चलेगा कि नहीं, यहाँ कुछ ना कुछ हमें समझ में आ रहा है। यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तानी कल्चर है क्या? वी वर पार्ट ऑफ अ सब कॉन्टिनेंट, यू नो, वी शेयर, अब तो बॉर्डर्स आ गए हैं, बट वी वर इंडिया, राइट? सो हमारा कल्चर ईरान से तो नहीं है, हमारा कल्चर टर्की से तो नहीं है। इर्तुगुल इज, यू नो, पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, बट Bollywood is more part of our culture because we used to share that rather than, you know, let's say अगर आप सिर्फ सिनेमा और आर्ट की बात करें, ईरानियन सिनेमा हो गया, टर्किश सिनेमा हो गया, टर्किश टेलीविजन हो गया, उससे कई ज़्यादा तो हमारा इन्फ्लुएंस इंडिया से है। अभी भी शाहरुख खान का कोई गाना लग जाए, लता जी का कोई गाना लग जाए, उधर अभी फरीदा जी का कोई, फरीदा खानम साहिबा का कोई गाना लग जाए, वसीम अकरम की कोई बोलिंग की क्लिप चल रही हो उनके टेलीविजन, तो वो
रोक के सुनते हैं और देखते हैं, और हम भी यही करते हैं। बिल्कुल। तो आपने जो आर्टिफिशियलिटी की बात की, बॉर्डर्स की, ये तो फिर सियासत है और हम इस सियासत में डूब पड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आई मीन एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल पॉलिटिक्स, राइट? मुझे आज तक किसी ने इस सवाल का जवाब नहीं कोई भी दे पाया कि पाकिस्तानी कल्चर है क्या। इट्स ऑल पॉलिटिक्स एंड इट्स सैड। इससे पहले तो मैं एक छोटी सी और बात करूंगा कि आपने बिल्कुल, जो हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं एंड हाउ, मतलब जो एक रिलीजन को एज अ टूल यूज किया जा रहा है rather than a tool of enlightenment and of love and of of peace and of progression and education, of coexistence। हम बहुत नेगेटिव कौम है अनफॉर्चुनेटली। हम थ्राइव करते हैं लोगों की बुराइयों पे, ना कि उनकी अच्छाइयों पे। इट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई थिंक हमारी इंडस्ट्री को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। आप इंडिया को देख लें, किस तरह आर्ट को कल्टिवेट किया जाता है। मैं इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्टर्स आई एम श्योर बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है उन्हें, लेकिन एज अ क्राफ्ट आप जब लोगों को बताते हैं ना कि जी मैं एक एक्टर हूँ या मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता हूँ, तो उनकी शक्ल पे माथे पे शिकन आ जाती है। कल्चर है क्या? मुझे हमारे अंदर इस्लामाइजेशन थोड़ी आई है, एंड आई से दिस बिकॉज हमने इस्लाम को वेपनाइज कर दिया है। और हमने इस्लाम को वेपनाइज किसके खिलाफ किया है? सॉफ्ट टारगेट्स के खिलाफ किया है। पाकिस्तान के एक बहुत नामवर कारोबारी शख्सियत हैं मंशा साहब ने, कि पाकिस्तान की अगर इक्तिसादी सूरत-ए-हाल बेहतर न हुई तो मुल्क को तबाह कुन नताइज का सामना करना पड़ेगा। उसको नफ़े और नुकसान का बहुत अच्छा अंदाज़ा है, उसको इल्म है। वो कहते हैं कि अगर हम बातचीत में कामयाब हो जाएं तो नरेंद्र मोदी तो 1 महीने में पाकिस्तान आ सकता है। मियां मंशा इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि पाकिस्तान और इंडिया के दौरान जो अपना खुफिया सफारतकारी जारी है, और अगर कंडीशन बने तो 1 महीने में मोदी आ सकता है, हमें ट्रेड कर लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट, एक सनदकारी इतनी बड़ी, और जबकि पाकिस्तान में टेररिज्म ऑन दी राइज है। और हमारी जो ज़रूरियात हैं वो जब ये ट्रेड चल रही थी उस दौर को रिकॉल करके देख लें, और अब के दौर को रिकॉल करके देख लें, लोगों की चीखें निकल रही हैं। फिर ये नारे बंद कर दें कि मोदी का यार गद्दार। नमस्कार दोस्तों, पता नहीं किसने पाकिस्तानियों को ये बता दिया कि अगर मान लीजिए कि इंडिया के साथ हमारे रिलेशन बेटर हो जाते हैं तो 1 महीने के अंदर जो मोदी जो है वो इस्लामाबाद की या फिर कहे कि पाकिस्तान की विजिट कर सकता है। अब पता नहीं ये किसी ने कंफर्म नहीं किया इंडिया की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से इस चीज़ को कई बार बोला गया है। पाकिस्तान की तरफ से इस चीज़ को कई बार बुलाया गया है, लेकिन किसी ने कंफर्म यहाँ पर नहीं किया है कि भाई नहीं, हमारा भी यही प्लानिंग था। मतलब इंडिया की तरफ से किसी ने कंफर्म नहीं किया है। कहने का मतलब ये है कि ये सारी सिचुएशन इतने बड़े लेवल पर होने के बाद भी मतलब वो ये सोचते हैं, मतलब पाकिस्तानी सोचते हैं। अब देखिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट या फिर पाकिस्तानी आर्मी तो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर लेती है, ISI कर लेती है, लेकिन यहाँ पर जो आतंकवादी ग्रुप है ना वो नहीं पूछते। और उन्होंने ही पठानकोट किया था, उन्होंने ही उरी किया था। तो जब इस टाइप की सिचुएशन होती है ना, तब इंडिया का PM कोई भी हो, मैं प्रधानमंत्री मोदी की से बात नहीं कर रहा, प्रधानमंत्री मोदी तो बात करने से रहे, लेकिन कोई भी प्रधानमंत्री होगा वो आपसे महीने में क्या कभी बात नहीं करेगा। 6-12 महीने आराम से आपको यहाँ पर झेलना पड़ेगा। और ऊपर से आपके ये भी कहना है कि भी वो पाकिस्तान आएंगे और ये सब कुछ होगा, तो ये भी भूल जाइए। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई सिचुएशन होने वाली थी, अब तो नहीं हो रही है। जैसे कि ज़ाती वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान के एक बहुत नामवर कारोबारी शख्सियत हैं मंशा साहब ने एक बड़ी अहम बात की है, और ये एक बात उन्होंने हमें बताई भी है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बैक चैनल बातचीत जारी है। और उन्होंने एक वार्निंग दी है कि पाकिस्तान की अगर इक्तिसादी सूरत-ए-हाल बेहतर न हुई तो मुल्क को तबाह कुन नताइज का सामना करना पड़ेगा। अब ये वो शख्स कह रहा है जिसकी सारी उम्र इसी बिजनेस में गुजरी है, उसको नफ़े और नुकसान का बहुत अच्छा अंदाज़ा है, उसको इल्म है। वो कहते हैं कि अगर हम बातचीत में कामयाब हो जाएं तो नरेंद्र मोदी तो 1 महीने में पाकिस्तान आ सकता है। अब यहाँ पे वो सवाल पैदा होता है कि वो फिर ताकतें होंगी जो नहीं चाहेंगी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तल्लुकात ऐसे अच्छे हो जाएं कि इस खिते के 1.25 अरब लोगों को फ़ायदा पहुँचे। हमारे प्रोग्राम में हमारे प्रोड्यूसर साहब ने पाकिस्तान के वन ऑफ द रिचेस्ट जो मियां मंशा उनका शॉर्ट चलाया है। मियां मंशा इज़ ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि पाकिस्तान और इंडिया के दौरान जो अपना खुफिया सफारतकारी जारी है, और अगर कंडीशन बने तो 1 महीने में मोदी आ सकता है, हमें ट्रेड कर लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट, एक सनदकारी इतनी बड़ी, और जबकि पाकिस्तान में टेररिज्म ऑन दी राइज है।
पाकिस्तान के जो मैं देखे लाहौर और पंजाब के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका वो बड़ा उनको इश्क है हिंदुस्तान के साथ। वो जब हम एटम की धमाका भी कर रहे थे, कई लोगों ने कहा कि जी वो $5 अरब ले लें, अमेरिका से धमाका ना करें, कोई जरूरत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी सोच और है। मैं सिर्फ ये कहूंगा, 1 साल पहले आपको ब्रीफिंग दी गई थी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से गुफ्तगू करने को तैयार है बशमूल कश्मीर, और हिंदुस्तान से हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हो जाएंगे। हम बड़े एक्साइटेड हो गए, हाथ मलने शुरू कर दिए। जो दहशतगर्दी फैल रही है, हम बड़े तसल्ली में थे कि अफगानिस्तान में अड्डे खत्म हो गए। रॉ बड़ी एक्टिव है अभी भी, उनके स्लीपर सेल्स हैं, वो आपके सीपैक को डैमेज करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमें बड़ा, मेरे ख्याल में बड़ा चाकू चौबंद होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी, कौन हमारे दोस्त हैं, कौन हमारे दोस्त नहीं है। 1963 में वॉर हुई इंडिया और चाइना की, उसके बाद टेंशन चल रही है बॉर्डर की मुसलसल, बट यू नो उनकी ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज 100 बिलियन ए ईयर, जो हमारी सिर्फ 10 बिलियन पर है। और अभी उन्होंने पीछे से उनको कैदियों को पकड़ के लाइन में चलाया पॉलिसी भी है। डिसीजन कि ट्रेड अपनी जगह है, बायलैटरलिज्म अपनी जगह है। हमारा इंटरेस्ट क्या है? हमारा इंटरेस्ट ये है कि हमें इंडिया की प्रोडक्ट्स, जिसमें खासतौर से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, उन्होंने कीमतों को कहाँ ले आए थे? टमाटर यहाँ 20 रुपए किलो लेने के लिए तैयार नहीं था कोई, ये बिकॉज वी वर इम्पोर्टिंग इट फ्रॉम इंडिया। और हमारी जो ज़रूरियात हैं वो जब ये ट्रेड चल रही थी उस दौर को रिकॉल करके देख लें, और अब के दौर को रिकॉल करके देख लें। लोगों की चीखें निकल रही हैं महंगाई की वजह से, इसलिए कि चीज़ें या कम है और या बहुत ज़्यादा उनकी कीमतें बढ़ गई हुई हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मेरा सारा आर्गूमेंट ये है कि आप अपने नेशनल स्टांस मत छोड़िए। कोई नहीं कह रहा आपसे कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। मैंने आपको मिसाल दी चाइना की, अगर तफसील से प्रोग्राम हो आपको हैरत होगी कि उन्होंने कितनी जल्दी पिकअप करके 100 बिलियन। तो फिर ये नारे बंद कर दें कि मोदी का यार गद्दार और इस तरह के जो बात के जी पीजिए। देखिए मंशा साहब ने जो बात की है, ये ट्रैक 2 पे पाकिस्तान और इंडिया की बड़ी देर से बात चलती आ रही है और ये कंटिन्यूड है। इसमें हमारे बिजनेसमैन भी इन्वॉल्व हैं, इसमें हमारे एक्स आर्मी के जनरल्स भी इन्वॉल्व हैं, और ये बात चलती है। और वहाँ से भी हिंदुस्तान की तरफ से भी बड़े ही अच्छे, सेन, पढ़े लिखे और रैशनल किस्म के लोग इन्वॉल्व हैं। हिंदुस्तान का प्रोडक्ट हमारे पास फॉर एग्जांपल आता है वाया दुबई, हमारा प्रोडक्ट हिंदुस्तान जाता है वाया दुबई। ये अब वो टाइम्स नहीं रहे कि 1957 के कि जी आप उस चीज़ पे अड़े रहो। वी हैव टू ब्रॉडन आवर होराइजन्स। और आप ये कहना चाहते हो अगर चाइना और हिंदुस्तान अपने सरहदी इख्तलाफात के बावजूद कारोबार कर सकते हैं तो हमें भी ये तरीका सोचना चाहिए। बिल्कुल, ये आप ये बिल्कुल, और ये होता रहा है। इस तरह की मीडिया ट्रायल और मोदी की कैंपेन्स हमने जितनी भी देखी हैं, वो सिर्फ बड़के नहीं माता, वो बकायदा जो भी कोई वो बात करता है, जब उसने कहा कश्मीर के बारे में, जब वो कि वहाँ पे हम लोग अपनी डेमोग्राफी को चेंज करके वहाँ पे हिंदुओं की ये लैंड है, हम हिंदुत्व को यहाँ पे फैलाएंगे अखंड भारत का, तो उसने उसके अंदर 60 लाख इंडियंस को, हिंदुओं को वहाँ की रेजिडेंसी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू कर दिया। अब अगले 1 साल में वो एक मेजॉरिटी में तब्दील हो जाएंगे। मुझे भारतीय तरक्की भी नजर आती है, मुझे दूसरे ममालिक की तरक्की भी नजर आती है जब वो यहाँ पे आते हैं, जब उनके डायलॉग होते हैं अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ, और जब मैं यहाँ के न्यूज़पेपर पढ़ के उनकी तरक्कियां देखता हूँ। सर इन्होंने तो पाकिस्तान की उसी वक्त जो इंडस्ट्रीज हैं वो बंद करवा दी थी, जब इन्होंने चाइना को परमिशन दे दी थी कि वहां से सारा सामान उससे कहीं ज्यादा सस्ता जो पाकिस्तान में बनता था वो यहाँ पे भर दिया लाके हर तरह का। तो हमारे यहाँ की फैक्ट्रीज तो वैसे ही बंद हो गई। तो फिर धड़ चाइनीज वापस जा रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में चाइनीज पाकिस्तान को छोड़कर वापस जा रहे हैं। जो उनके लैंग्वेज सेंटर्स बने हुए थे 500 बंद कर दिए, वो भी वापस जा रहे हैं। गवादर में एक बड़ी चाइनीज कंपनी है जो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आई थी, वो भी वापस जा रहे हैं। तो गुलामों के ऊपर सरमायाकारी कोई नहीं करता, उसका कोई फायदा नहीं होता। बहुत बड़ी तादाद में चाइनीज पाकिस्तान को छोड़कर वापस जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कश्मीर के अलावा जो भी इंडिया का एरिया है, मतलब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ गुजरात, राजस्थान, यूपी, बिहार, जो भी आप काउंट करना चाहे कर सकते हैं। अब यहाँ पर कहना है कि तकरीबन 60 लाख लोग ऐसे हैं जिनको वहाँ पर बसाया गया है, मतलब कश्मीर के अंदर। डेमोग्राफी चेंज करने की बात हो रही है। मैंने एक वीडियो में तो ये भी सुना था कि वो भले ही वहाँ पर रहे या ना रहे, लेकिन इलेक्शन टाइम पर वो वहाँ पर आ जाएंगे, अपना वोटिंग करेंगे और फिर दिखाएंगे कि भाई देखिए यहाँ पर हिंदू मेजोरिटी में है, और उस टाइप की गवर्नमेंट यहाँ पर क्रिएट की जाएगी। मुझे समझ में नहीं आता कि इंडिया के अंदर भी ऐसी कोई चीज़ें डिस्कस नहीं हो रही है। हाँ, जब 370 और 35 से हटाया गया था तब
उसके डिटेल में डिस्कस किया गया था कि इसके हटाने के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं या फिर क्या कि बेनिफिट्स हो सकते हैं। उस समय पर सारी चीज़ें डिस्कस की गई थी, लेकिन इस टाइप का कोई डिस्कशन नहीं आया था कि भाई इंडियन जो है उनको इंटेंसली बसाया जाएगा वहाँ पर। ऊपर से ये बात थी क्योंकि पहले 370 और 35 के हिसाब से पहले ये था कि कोई भी इंडियन वहाँ पर जाकर ज़मीन नहीं खरीद सकता था, लेकिन अब खरीद सकता है। तो उस टाइप की बातें डिस्कस हुई थी, लेकिन यहाँ पर तो भाई सब कुछ अलग ही चल रहा है। 60 लाख लोग, इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। मीडिया ट्रायल और मोदी की कैंपेन्स हमने जितनी भी देखी हैं वो सिर्फ बड़के नहीं माता, वो बकायदा जो भी कोई वो बात करता है, जब उसने कहा कश्मीर के बारे में, जब वो कि वहाँ पे हम लोग अपनी डेमोग्राफी को चेंज करके वहाँ पे हिंदुओं की ये लैंड है, हम हिंदुत्व को यहाँ पे फैलाएंगे अखंड भारत का, तो उसने उसके अंदर 60 लाख इंडियंस को, हिंदुओं को वहाँ की रेजिडेंसी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू कर दिया। अब अगले एक साल में वो एक मेजॉरिटी में तब्दील हो जाएंगे। फिर जब उसने पब्लिकली ये कहा मोदी ने कि मैं पूरे पाकिस्तान को बंजर कर दूंगा, भूखा प्यासा छोड़ दूंगा वहाँ की आवाम को, तो उसका यही मतलब था कि वो मकबूजा कश्मीर में हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाएगा, वहाँ पे वो डैम के डैम बना रहा है। और अभी पिछले महीने जब पाकिस्तान के अंदर एक इंटरनल केओस चल रहा था, उस वक्त मैं हैरान थी कि किसी का फोकस ही नहीं आया कि मोदी के वहाँ पे जो श्रीनगर में वो गया है और जो 2 इतने बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स को जो किया है। मुझे भारतीय तरक्की भी नजर आती है, मुझे दूसरे ममालिक की तरक्की भी नजर आती है जब वो यहाँ पे आते हैं, जब उनके डायलॉग होते हैं अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ, और जब मैं यहाँ के न्यूज़पेपर पढ़ के उनकी तरक्कियां देखता हूँ। आपका $26 बिलियन लूटा है आपने, उनकी डबल बिलिंग, ओवर बिलिंग कर करके, इसलिए वो नाराज हैं। और उसके बाद आपने कहा था कि हम आपकी जिंदगियों की जमानत देंगे, आपके लिए अलग फौज बनाई जाएगी सिक्योरिटी के लिए, आप वो भी प्रोवाइड नहीं कर सके। अब बात यहाँ पे खड़ी है, वो कहते हैं अगर हम प्रोजेक्ट आगे लेके जाएंगे हम अपनी फौज लेकर आएंगे पाकिस्तान में अपनी हिफाजत के लिए, वो भी अगर वो माने तो। क्योंकि धड़ चाइनीज वापस जा रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में चाइनीज पाकिस्तान को छोड़कर वापस जा रहे हैं। जो उनके लैंग्वेज सेंटर्स बने हुए थे 5-6 बंद कर दिए, वो भी वापस जा रहे हैं। गवादर में एक बड़ी चाइनीज कंपनी है जो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आई थी, वो भी वापस जा रहे हैं। और दीगर कई जगहों से चाइनीज ने वापस जाने का फैसला किया है। क्यों चाइनीज इंजीनियर्स, वर्कर्स और उसातिज़ा वापस चाइना जा रहे हैं? वो ये कहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ा देंगे आपके बच्चों को, अभी हम यहाँ नहीं रहना चाहते। अब वो वापस क्यों जा रहे हैं, बड़ा सवाल है। तो गुलामों के ऊपर सरमायाकारी कोई नहीं करता, उसका कोई फायदा नहीं होता, वो परेशान होकर वापस जा रहे हैं। इस सिलसिले को रोकना पड़ेगा, ये पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। समझने वाले इतना ही इशारा काफी है मेरे ख्याल में। कि आप पाकिस्तान तभी चलेगा जब पाकिस्तानी लीडर होंगे। जब लीडर इंपोर्ट करेंगे तो आप क्या होंगे? मुझे समझ नहीं आती खान साहब कौन सी गुलामी और कौन सी खुद मुख्तारी की बातें कर रहे हैं। क्या ये दुनिया को एक चूरन बेच रहे हैं? तबाही के किनारे पे ले जा चुके हैं। एक मिनट के लिए फर्ज करें कल इमरान साहब को गवर्नमेंट पकड़ा दी जाती है, कल ही पकड़ा दें आप, 19 मई को पकड़ा दें, कौन सा उनके पास अलादीन का चिराग है जो पाकिस्तान को बचा लेंगे? शौकत तरीन साहब खुद कह के गए थे, इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, कि इनकी कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है। खान साहब ने अगले दिन स्टेटमेंट दे दी, ओ जी इन्होंने मुल्क तबाह कर दिया, 200 रुपए का डॉलर। खान साहब आपके दौर में भी तो फ्री फाल पे था। IMF के लिए लेजिस्लेशन आपने की है, शहबाज शरीफ ने थोड़ी की थी, आपने खुद की थी। लेकिन ये कि पाकिस्तान दर हकीकत में, मैं ये एक आखिरी क्वेश्चन ये करूंगा आरजू आपसे, किसी पार्टी के पास कोई इकोनॉमिक प्लान है कि एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ानी है और इंपोर्ट किस तरह कम करनी है? किसी के पास कोई है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किस तरह लाना है? किसी के पास प्लान मौजूद है कि IT की तालीम बच्चों को किस तरह देनी है? मामला सिर्फ सिक्योरिटी का नहीं है। सिक्योरिटी के मामला तो पहले भी रहे हैं, पहले भी चाइना के ऊपर, चाइनीज लोगों के ऊपर पाकिस्तान में हमले होते रहे हैं, बड़े खौफनाक हमले होते रहे हैं। सर्कमस्टांसेस जो मैंने आपको सारे बताए हैं, जब केयास होता है सोसाइटी के अंदर तो 2 चीजें होती है, डाके खुले पड़ते हैं क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं होता। राजभर को वही हालात है, आपकी ब्यूरोक्रेसी मायूस है और उनको जो उनमें से ब्यूरोक्रेसी के गंदे अंडे में खुल के तबाही फेर रहे हैं, आपकी रिश्वतों के और रेट लग रहे हैं, बिक रही हैं चीजें, लेकिन मार खा किसी को कोई एहसास नहीं है। मैं हैरान हूं इस बात पे कि कोई किसी के माथे पे बली नहीं, किसी को कोई तशवीश नहीं है, सब चैन के साथ बैठे हैं, लूट रहे हैं, खा रहे हैं। मेरा मकसद है कि ऊपर आपके गिद्दें फिर रही हैं, कवे फिर रहे हैं आपके ऊपर, आप इतने कमजोर हो चुके हैं। आप जंगबंदी, एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन TTP, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, आप उनके साथ आप उनको तावान दे रहे हैं, उनकी मिन्नतें कर रहे हैं कि जंगबंदी एक्सटेंड कर दें, हमें ये कर दें। कभी कितने कमजोर आप सोचें सही कि आपकी स्टेट कितनी कमजोर हो।
लेकिन आग जलाने के लिए सो नरेंद्र मोदी जो है ही नोज हिमसेल्फ, हिज कंट्री, हिज पावर, मिलिट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एंड ही आल्सो नो द चाइनीज मिलिट्री, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर। देखिए रशिया, इंडिया, चाइना, ये जो तीनों हैं सीरियस नेशंस हैं, वो एससीओ से बाहर निकल रहे हैं। भारत की सब सुनते हैं और ये बड़ी एक ओपन सीक्रेट है कि भारत की बात सारे कंट्रीज, पूरी दुनिया की कंट्रीज इसलिए सुनती हैं कि भारत पैसे रखता है, भारत के पास पैसे। मैन पावर जो है वो इंडिया के पास है। इसके ऊपर चाइना ने पिछले दिनों बहुत जबरदस्त तबसरा किया। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भारत, रशिया, चाइना बहुत सीरियस कंट्री है और मान लीजिए कि अगर इनके बीच में कुछ प्रॉब्लम होती भी है तो वो उस टाइप की सिचुएशन अब क्रिएट नहीं होगी जो आज से 30, 40, 50 साल पहले हुआ करती थी। मतलब लड़ाइयाँ होती थी, मतलब इन तीन कंट्री में तो ठीक अच्छी सिचुएशन रहेगी। अब सबको पता है कि भाई इंडिया और चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और एक अलग लेवल की सिचुएशन हो रही है। और सबसे बड़ी यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि फिर भी यहाँ पर ट्रेड जो है वो 100 बिलियन, 110 बिलियन, 120 बिलियन के आसपास हमारा सालाना चाइना के साथ चलता रहता है। अब चाइना भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, इंडिया भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा लड़ाई। भले ही चाइना हमको ज़्यादा बेचता है, हम थोड़ा कम बेचते हैं, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कम बेचते हैं हम, लेकिन आज नहीं तो कल इस आंकड़े को हम मैच कर जाएंगे। और जब इस टाइप का कंपटीशन हो तो हमें भी एक अलग से प्रेरणा मिलती है कि भाई इसको तो हमें, ये वैसे तो दुश्मन ही है चाइना, हमें कुछ भी करके इसको पटक नहीं देनी है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे वो बिजनेस रूट हो, चाहे कोई और जगह पर हो, सिवाय लड़ाई के अलावा जो भी रास्ता हमें मिलेगा हम डेफिनेटली उसको लेंगे। और कमर में यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि रशिया, चाइना और इंडिया जो है वो सीरियस कंट्रीज है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, इंडिया जिस नहज पे चल पड़ा है, जिस पोजीशन पे चल पड़ा है, जिस लेवल पे वो अपना असला खरीद रहा है, वो फ्रांस के पास जा रहा है, वो रूस के पास जा रहा है, वो इसराइल के पास जा रहा है, वो अमेरिका के पास जा रहा है, जिस लेवल पे वो जा रहा है, उनका मिलिट्री एक्सपेंडिचर हो रहा है। हमें अपने बॉर्डर्स पे मामला ठीक ही चाहिए। हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि हमारे बॉर्डर्स पे मामला मजीद खराब हो। हमने देखा 40 साल अफगानिस्तान में क्या हुआ। और इंडियंस बेवकूफ नहीं है, वो कभी भी नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग के साथ मिलिटरली इंगेज नहीं होंगे। सो नरेंद्र मोदी जो है ही नोज हिमसेल्फ, हिज कंट्री, हिज पावर, मिलिट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एंड ही आल्सो नो the Chinese military, political and economic power. So he's not going to get engaged with the Chinese. वो Chinese के साथ इस तरह engage नहीं होंगे। हाँ, नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि हम जो रूस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका फायदा उठाएं, लेकिन वो चाइनीज के साथ मामलात खराब करके अपनी जो ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, और जो 75 साल नॉन अलाइंड रह के वो जो डिविडेंड्स थे वो नहीं ज़ाया करना चाहते, बिकॉज उनको पता है इन्हीं डिविडेंड्स का हमें फायदा होना है। सो ये जो समिट आ रहा है, इसी समिट है रशिया, इंडिया, चाइना की जो समिट है, ये समिट बेसिकली इट्स अ ब्रेक थ्रू। ये वो ब्रेक थ्रू है जो इंडिया को मिल रहा है, और ये रशिया ब्रेक थ्रू करा रहा है। लेकिन अमेरिकन इससे बड़े परेशान है, और अमेरिकन समझते थे कि जितनी इंडिया और चाइना के मामलात आपस में खराब रहेंगे वो हमारे लिए ठीक है। अब ये है कि जारी बात है, भले एससीओ का प्लेटफॉर्म हो, आरआईसी का प्लेटफॉर्म हो, ये देखिए इन्होंने अपना प्लेटफॉर्म अलहदा बना लिया, बिकॉज दे आर सीरियस नेशंस। देखिए रशिया, इंडिया, चाइना, ये जो तीनों हैं सीरियस नेशंस हैं, वो एससीओ से बाहर निकल हैं। उनको पता है कि शंघाई कोऑपरेशन ठीक है, हमारा एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म जरूर मौजूद है जो कि इंडियंस एंड जो रशियंस और चाइनीज ने डेवलप किया, लेकिन वो समझते हैं कि हमें अपना जो एक सेपरेट इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म चाहिए। भारत की सब सुनते हैं और ये बड़ी एक ओपन सीक्रेट है कि भारत की बात सारे कंट्रीज, पूरी दुनिया की कंट्रीज इसलिए सुनती हैं
कि भारत पैसे रखता है, भारत के पास पैसा है, उनको भारत से बिजनेस मिलता है, वो भारत के साथ बात करते हैं तो उनको मालूम होता है कि कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है वो हमारे यहाँ की बिक जाएगी, या फिर ये कि भारत के यहाँ से कोई ना कोई ऐसा आएगा जो एजुकेशन में बहुत हाईली एजुकेटेड होगा और कुछ ना कुछ काबिल होगा, जिसको हम अपने CEO लगा देंगे। हमारे यहाँ तो काबिलियत नाम की कोई चीज फिलहाल तो हमें नजर आई नहीं है। थोड़ी बहुत जो थी एक आदमी तो वो बाहर चले गए और पाकिस्तान के लिए जाहिर है काम नहीं कर रहे, बाहर ही हैं और इसी किसी और कंट्री में यानी वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने ऐसा कोई मौका या ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी रखी ही नहीं कि कोई यहाँ पर रुकना चाहे। लेकिन इकोनॉमी के लिए भी आपको अगर कब तक आपको मतलब आप लोगों को खाने की आदत पड़ गई है, फ्री में बैठे बैठे आप लोगों को आदत सी हो गई है कि आप लोग लोन लेते हैं और उसके बाद उसी से गुजारा करते हैं। इमरान खान साहब शायद दुनिया के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने लोन अदा करने के लिए यानी लोन की जो पैसे हैं वो वापस करने के लिए मजीद लोन्स जो है वो ले लिए हैं सारी दुनिया से। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि गुजरात से जो सड़क गवादर तक आएगी, उस सड़क के साथ अगर इंडियन इन्फ्लुएंस आ जाता है तो वो सड़क बिल्कुल वैसे ही हो जाएगी जैसे कारगिल की 2 चोटियों पे पाकिस्तानी कारगिल में जाके बैठे थे तो सियाचिन का रास्ता रुक गया था और वो यूं उसके निशाने पे आए। तो हम सब पूरी CPEC निशाने पे आ जाएगी। तो CPEC अगर निशाने पे आ गया तो इसका मतलब यह है कि आप किसी भी दिन उस पीस टाइम पीरियड को वॉर टाइम में तब्दील। लेकिन रशिया के पास एक लिवरेज बड़ी जबरदस्त आई है और वो ये लिवरेज है कि वो कॉन्टिन्यूसली दे विल बी इन पावर, दे विल कॉन्टिन्यूसली मेक इट हैपन कि वो अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। अमेरिकन इंडिया पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ये जो रिसेंट US का डिफेंस बिल आया है इंडो पैसिफिक के ऊपर, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज वो ये थी कि अमेरिकन चाहते हैं कि हम इंडो पैसिफिक में इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन इंडिया उनको वो साथ नहीं दे रहा जो वो साथ मांगते हैं उनसे। अभी अमेरिकन को प्रॉब्लम यह है कि वो समझते हैं कि चीन एक नेक्स्ट लेवल का एक एनिमी उनको मिल गया। पाकिस्तान जो है, क्या वो चाइना को रोक सकता है कि वो इंडिया के साथ इसमें ना एंगेज हो? सवाल ही पैदा नहीं होता। हम कैसे उनको रोक सकते हैं? लेकिन अगर पाकिस्तान अमेरिका के डेमोक्रेटिक समिट में नहीं जाता तो चाइनीज जो है वो नारे मारते हैं और चाइनीज जो है वो अपना उनके जो फॉरेन ऑफिस के लोग हैं वो ट्वीट करते हैं और कहते हैं हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है। हाँ, थोड़ा अर्सा पहले जो एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की समिट हुई थी, उसमें पाकिस्तान नहीं गया था, चाइनीज भी नहीं गए थे, लेकिन दोनों ने रीजन अलग-अलग बताई थी। सो हमें इस चीज को समझना ये है कि इंडिया चाइना की अगर बर्फ पिघलती है तो उससे पाकिस्तान को फायदा होगा कि पाकिस्तान को नुकसान